समदैशिक मतलब क्या होता है बेटा कि अलग अलग दिशाओं से देखने पर कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है उसको आकाशीय जालक कह देते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या है, कोनों पर कण उपस्थित है। यहाँ पर कोनों के अलावा बीच में भी उपस्थित है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा घनत्व होता है। ध्यान। अब अगला टॉपिक है मेरे लल्ला की समन्वय संख्या क्या होता है। तो जब समान मात्रा में धनायन या ऋणायन अपने मूल स्थान को छोड़ करके लुप्त हो जाते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है उसको। नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th एंड 12th में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आज के इस सेशन को आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं। अब जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं आप सभी के लिए चैप्टर 1 का अगर बैकलॉग्स लग गया है तो देखिए, पहली नंबर बात, हमने आपको बैच में पढ़ाया, उसके बाद हमने वन शॉट लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अभी भी आपको बैकलॉग्स लगा हुआ है या रिवीजन करना है या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है चैप्टर 1 से लेकर के ठोस अवस्था से लेकर के सॉलिड स्टेट से लेकर के, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम आपको इसका एक रिकॉर्डिंग दे देंगे। उस रिकॉर्डिंग से आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपके लिए इनफ है। मतलब अगर आप ये लेक्चर कर लेते हैं सॉलिड स्टेट का तो इसके बाद आपको फिर आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर को प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए। अगर नोट्स बना चुके हैं तो रिवीजन करिए, नहीं अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसका नोट्स बनाइए और प्रॉपर रिवीजन करिए। आपका शानदार हो जाएगा चैप्टर 1 से, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर 1 के लिए, चैप्टर 1 जो है आपके 2027 परीक्षा के लिए पूरा रेडी टू गो, मतलब जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, आप पूरी तरीके से कंसंट्रेशन से पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है कि एंड टाइम पर जो जाकर के बच्चे प्रेशर बना लेते हैं कि लास्ट टाइम पर जब अक्टूबर नवंबर जाता है तो हर सब्जेक्ट अपने चरम सीमा पर होती है और हर सब्जेक्ट को कवर करना बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा हैप्टिक हो जाता है। हम चाहते हैं कि वो हैप्टिक आप लोग ना हो, आप लोगों के ऊपर उतनी बड़ी परेशानी ना आए। आप लोग शुरुआत से ही इन चीजों को मैनेज करके चलो और अभी से ही क्यों ना तैयारी करें। आप लास्ट में देखो, कोई भी चीज को अगर आप लास्ट में करोगे तो उसका परिणाम भी उसी प्रकार से मिलता है। अगर आप उसको शुरुआत से करोगे तो उसका परिणाम कुछ और बेहतर मिलता है। तो आप कोशिश ये करो कि कोई भी चीज जैसे है तो अभी से ही क्यों ना तैयारी करें। जैसे हमारा देखो बेटा, हमारा मानना ये होता है कि अगर आप क्लास 12th में हैं तो 2 से 3 सब्जेक्ट को आप ऐसे रिवीजन करके चलिए, ऐसे तैयार करके चलिए कि लास्ट टाइम आप अगर उस पर थोड़ा कम भी टाइम दीजिएगा ना तो आपका चल जाएगा। थोड़ा बहुत भी रिवीजन करिएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ सब्जेक्ट को मान के चलो कि ऐसे हैप्टिक बना करके रखे हुए हैं कि इसको लास्ट में ही रिवीजन करेंगे तो याद रखिएगा लास्ट में कुछ नहीं हो पाता है। अब लास्ट में आप केमिस्ट्री के 16 चैप्टर याद करोगे या फिजिक्स के 15 चैप्टर याद करोगे या मैथ के 14-15 चैप्टर कवर करोगे, फिर हिंदी इंग्लिश हो जाएंगे, ग्रामर हो जाएगा, क्या क्या व्याकरण होगा, क्या बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो प्रेशर बढ़ती है। तो इन्हीं समस्याओं को समाधान करने के लिए हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था चैप्टर नंबर 1 की एक प्यारा सा वन शॉट, जिसमें हम लोग पूरे का पूरा वन शॉट मतलब पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे बड़े ही मतलब कि मजेदार तरीके से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, है ना। देखते हैं कि क्या है इस ठोस अवस्था में मेरे प्यारे बच्चों सॉलिड स्टेट में। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रतिभा बैच 2027 जो हमारा एक प्रॉपर फाउंडेशन बैच है, उस फाउंडेशन बैच में हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चीजों को कवर करते हैं। बाद बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट है और इसको हम लोग शुरुआत से कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आइए हर चीज को हम कनेक्ट करके पढ़ाएंगे आपको, है ना, जैसे ब्रिज की तरह होता है ना, कनेक्ट करना। हर टॉपिक को एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको एकदम मजा मतलब कि पूरा टॉपिक पढ़ के एकदम मन गदगद हो जाएगा, ऐसा पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक है, तो वो चीजें होगा। ठीक है, आइए देखिए बेटा, ठोस अवस्था है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सॉलिड स्टेट कह देते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट कह देते हैं। ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट है वो। ओके गुरुजी, अब अगर हम इसको क्या करें, इसको यदि हम शुरू करें, क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करें तो क्या होगा जरा देखो, यहाँ पर क्या होगा जरा देखो। आ जाओ शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर सबसे पहली नंबर बात ये है, अगर मैं आपको बताऊं तो देखना क्या है, यहाँ पर ये है आपका टॉपिक्स टू बी कवर्ड में, ये है आपका यहाँ पर वन शॉट, ये है आपका वन शॉट, यानी कि इस पूरे चैप्टर को हम लोग वन शॉट में फिनिश करने वाले हैं, वन शॉट में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, वन शॉट में इसको खत्म करेंगे। आइए सबसे पहली नंबर टॉपिक बेटा, देखना कितना हम आपको कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे देखना क्या है यहाँ पर कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग उसके बारे में पहले यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं।
ठीक है। या फिर उससे भी ऊपर चलते बेटा कि आप लोग तो ठोस जानते ही हो कि जिसका आयतन और आकृति निश्चित होता है। ठोस तो जानते हो ना बेटा, ठोस तो आप लोग जानते हो। हाँ गुरुदेव, ठोस तो हम जानते हैं। और ठोस क्या होता है, तो जिसका आयतन क्या है, तो जिसका आयतन और आकृति क्या होता है, तो आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, तो उसको हम लोग ठोस कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग ठोस कहते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि गुरुदेव ठोस को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में भी आप बताना है ना, जब आप वीडियो देखना बेटा तो कमेंट सेक्शन में बताते रहना, ताकि आपको जैसे कि हम आपको बताएंगे। अगर आप जानते हो तो पहले बता दो कमेंट सेक्शन में जाकर के, ये ज्यादा अच्छा होगा। आप उस पर अगर जवाब देते हो तो उसका माइंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। तो आपको देखो बेटा, मैं आपको बता दूं बेटा, अपना एक होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, और तीसरा होता है बहुक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन हम आपको बता दें कि मेरे प्यारे बच्चों कि जो बहुक्रिस्टलीय ठोस है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन आवर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस में कतई नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ क्या, तो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलीय है और क्या है, अक्रिस्टलीय है। सिर्फ यही दो चीजें हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि क्रिस्टलीय क्या है, क्योंकि क्रिस्टलीय क्वेश्चंस पूछता है, बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछता है कि क्रिस्टल क्या है। इस बार तो 5 नंबर भी ये सवाल पूछा था कि क्रिस्टल क्या होता है और क्रिस्टल का वर्गीकरण क्या है। जनरली 2 नंबर में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इस बार किस में पूछा था, 5 नंबर में पूछा था। फाइनल 2026 का क्वेश्चन बैंक जाकर के देखिए बेटा, फाइनल का 2026 का क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जाकर के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्रिस्टल क्या होता है, ये सवाल पूछा गया है। समझे, तो ये चीजें हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि गुरुदेव ये क्रिस्टल क्या है ना। आइए देखिए बेटा क्रिस्टल क्या है, हम आपको आपके समक्ष आपको रखते हैं बातों को। देखो कहता है क्रिस्टल के बारे में ये कह रहा है कि वह ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में वह दीर्घपरासी होता है, या तो एक निश्चित व्यवस्था में होगा और निश्चित व्यवस्था के साथ साथ क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घपरासी। दीर्घपरासी मतलब क्या होता है, लॉन्ग रेंज में होता है। कैसे होता है, लॉन्ग रेंज में। जैसे देखो बेटा जी, एक एग्जांपल मैं बताऊं, ऐसे देखो दीर्घपरासी होता है, निश्चित व्यवस्था होता है और दीर्घपरासी होता है। जैसे आप यहां पर देखो ना लल्ला, ये आपका क्या है, ये ए है। हाँ सर ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, ये आपका बी माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये बी माइनस होना चाहिए, यहाँ पर बी माइनस होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये आपका ये होगा ए प्लस और ये हो गया बी माइनस। देखिए एक में निश्चित व्यवस्था दिख रहा है आपको, निश्चित व्यवस्था दिख रहा है, देखिए कि ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। फिर यहाँ पर देखो बेटा, अगर ये ए प्लस है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा बी माइनस हो जाएगा। क्या होने वाला बेटा, ये आपका बी माइनस होगा, याद रखना क्या होगा बेटा, ये आपका बी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बेटा जी क्या होगा, ए प्लस हो जाएगा। ये आपका बी माइनस है यहां पर और ये आपका ए प्लस है। देख लीजिए ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, दूसरा बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस हो गया। फिर देखो बेटा, अगर ये बी माइनस है तो ये ए प्लस, फिर बी माइनस, ये ए प्लस, ये बी माइनस। अगर ये ए प्लस है तो ये बी माइनस, ये ए प्लस, ये बी माइनस और ये ए प्लस। क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें एक निश्चित व्यवस्था है, इसमें एक दीर्घपरासी व्यवस्था है? क्यों? क्योंकि देखो ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, और भी आगे बढ़ सकता है, बी माइनस के बाद ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, यानी कि ये एक लॉन्ग चेन बना सकता है, ये एक लंबा चेन बना सकता है। यस और नो में जवाब दीजिएगा जरूर। ये एक लंबा, तो एक निश्चित व्यवस्था है और दीर्घपरासी है, इसी को हम लोग कह देते हैं क्रिस्टल। ठीक है, अब इसमें ए प्लस क्या है, तो देखो लल्ला, ए प्लस को हम लोग कह देते हैं धनायन। क्या कहते हैं, ए प्लस को हम लोग कह देते हैं प्यारे बच्चों धनायन, और जो वी माइनस है इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऋणायन। अच्छा, अब केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री मतलब बेटा इस चैप्टर में अगर हम कभी भी कण बोलेंगे ना, तो कण का मतलब 3 चीज समझिएगा। कण का मतलब या तो परमाणु होगा, या फिर अणु होगा, या फिर आयन होगा। कण का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कण का मतलब या तो परमाणु होगा, या अणु होगा, या फिर क्या होगा बेटा, आयन होगा। ऐसे देखो ये होगा। इसके अलावा जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को हम लोग अन्य कितने नामों से जानते हैं, तो क्रिस्टल को मेरे प्यारे बच्चों जैसे देखिएगा यहाँ पर कि हम लोग इसको क्रिस्टलीय ठोस के नाम से तो जानते ही हैं। हाँ सर, इसके अलावा हम लोग इसको सत्य ठोस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा, क्रिस्टलीय ठोस हो गया, सत्य ठोस हो गया, वास्तविक ठोस हो गया, रवेदार ठोस हो गया, आदर्श क्रिस्टल हो गया। यानी कि क्रिस्टल को हम लोग इतने नामों से जानते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर आपके मैं अगर आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि कोई बच्चे है, जैसे कि मान के चलो कि किसी का नाम बहुत अच्छा है, मान के चलो कि किसी का नाम चंदन है, घर पर उसका नाम है मंटू, समझ करके देखिए है ना, मंटू नाम है। तो एक ही व्यक्ति है, नाम अलग अलग है।
है ना, और बड़ा इंटरेस्टिंग फंडिंग नाम है। तो वही बात है बेटा कि क्रिस्टलीय ठोस इसका स्टैंडर्ड नाम है, लेकिन ये सब इसका फंडी नाम है। सत्य ठोस, वास्तविक ठोस, रबेदार ठोस, आदर्श क्रिस्टल, ये सब क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस ही होता है। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कह देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कह देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कह देते हैं, याद रखिएगा। अब है कि सर क्रिस्टल के गुण क्या होता है। देखो बेटा, हम आपको यहाँ पर क्रिस्टल के गुण बताएंगे, साथ में आपको अक्रिस्टल के गुण भी बता देंगे, एक ही साथ दोनों हो जाएगा। जो क्रिस्टल में होगा अक्रिस्टल में वो नहीं होगा। जैसे इसमें अगर निश्चित व्यवस्था है तो अक्रिस्टल में निश्चित व्यवस्था नहीं होगा। जो भी क्रिस्टल में होगा अक्रिस्टल में वो चीज नहीं होने वाला। सीधी सी बात समझ लीजिए, उल्टा, एकदम उल्टा, अपोजिट। जैसे हम आपको कैसे कहते हैं कि बेटा जी पढ़िए, ये बहुत जरूरी है, आप कैसे कहते हैं, सर नींद आ रहा है, सर इतना बड़ा पढ़े, ये करे वो करे, वही होता है, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का देखिए बेटा, यहाँ पर एक अच्छा ट्यून दिया गया है। देखो यहाँ पर, अरे भैया देखिए, जब ठोस के कण एकदम लाइन से और नियम से जम जाते हैं, जब ठोस के कण एकदम लाइन से एक नियम से जमते हैं, जम मतलब कि एकत्रित हो जाते हैं, तो इसी को कहते हैं, तब बनती है क्रिस्टलीय ठोस। तभी तो हम इसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, समझ रहे हैं ना, तब ये क्रिस्टलीय ठोस बनता है। अब इसका गुण देखिए, सबसे पहली नंबर बात, ठोस पदार्थ के आयतन पर ताप एवं दाब का अत्यंत निम्न प्रभाव पड़ता है। मतलब जो क्रिस्टल है उसके आयतन पर टेम्परेचर और प्रेशर यानी ताप और दाब का प्रभाव अत्यंत कम पड़ता है। बोलिए, नहीं हो तो लिख दिया करिए कमेंट सेक्शन में, टेम्परेचर और प्रेशर का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, न के बराबर पड़ता है। दूसरी नंबर बात कि जो क्रिस्टल होता है, मतलब क्रिस्टल मतलब ठोस बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठोस के कण एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित द्विविन्यासित होते हैं। जैसे यहां पर देखिए बेटा कि a प्लस के बाद b माइनस है, तो b माइनस के बाद a प्लस है, b माइनस है, फिर a प्लस b माइनस, a प्लस b माइनस, ये एक निश्चित द्विविन्यासित है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक निश्चित द्विविन्यासित है, याद रखिएगा क्या है, तो ये आपका एक निश्चित द्विविन्यासित है। यहाँ पर क्या है, निश्चित द्विविन्यासित है आपका यहाँ पर। ठीक है, क्या है, निश्चित द्विविन्यासित है। अगला, अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर अक्रिस्टलीय की बात करें तो ठोस पदार्थ के आयतन पर ताप एवं दाब का प्रभाव पड़ेगा। वहां पर यहाँ पर बेटा ठोस के कण एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित द्विविन्यासित होते, वहां पर नहीं होगा, अक्रिस्टलीय भी नहीं होगा, उल्टा। उसके बाद इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय की ज्यामिति निश्चित नहीं होती। जैसे देखो इसकी ज्यामिति बेटा एक निश्चित दिख रही होगी, एक डिफिनिट पैटर्न में दिख रही होगी, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी ज्यामिति मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसका ज्यामिति जो है मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे लेकर के आपको कि आगे क्या है। देखो अगला पॉइंट, कहते हैं कि जितने भी क्रिस्टल होते हैं बेटा ये सुनिश्चित सतहों से घिरे होते हैं। ये एक सुनिश्चित सतह से घिरे होते हैं, जैसे कैसे, इसका भी हम फील देते हैं। देखिए अच्छा, प्रत्येक क्रिस्टल सुनिश्चित सतहों से घिरे होते हैं, लेकिन प्रत्येक अक्रिस्टल सुनिश्चित सतह से घिरे हुए नहीं होते, उल्टा, एकदम उल्टा। अब ये सुनिश्चित सतह क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर आप देखिए, खुद देखिए बेटा जी, यहाँ पर यहाँ देखो कि अगर ये a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस है, एक सतह ये हो गया, मान लेते हैं अगर, तो दूसरा क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पर दूसरा अगर क्या होगा बेटा, तो दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए b माइनस a प्लस है ना। देखिए फिर यहाँ पर क्या है, ये a प्लस सुनिश्चित सतह है बेटा यहाँ पर, ठीक है, सुनिश्चित सतह है। मतलब या फिर ऐसे देखिए कि एक परत अगर इसका बना देंगे तो दूसरा परत एक और इसी प्रकार से आ जाएगा, तीसरा परत एक और इसी प्रकार से, चौथा एक और परत इसी प्रकार से, ऐसे परत पर परत जमते चला जाएगा, है ना, लेयर के ऊपर लेयर जमते चला जाएगा। इसी को तो कह देते हैं हम लोग सुनिश्चित सतह। इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सुनिश्चित सतह कहते हैं। ये असंपटीय होते हैं, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों आप इसको दबा नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई क्रिस्टल है, अब वो क्रिस्टल को आप चाहिए कि हम इसको दबा दे, नहीं दबेगा, क्यों, क्योंकि उसमें कण एक निश्चित व्यवस्था में होता है, एक नियम को पालन करते हुए जाता है, इसलिए उसको आप दबा नहीं पाइएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए बेटा, यहाँ पर ये असमदैशिक होता है ना। असमदैशिक मतलब क्या होता है बेटा कि अलग अलग दिशाओं से देखने पर इसके भौतिक व रासायनिक गुण बिल्कुल अलग होता है। क्या होता है, तो भौतिक व रासायनिक जो होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, तो भौतिक व रासायनिक गुण जो होता है मेरे लल्ला वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, अलग अलग देखने से। तो अगर ये असमदैशिक है तो अक्रिस्टल क्या होगा, अक्रिस्टल समदैशिक होगा, उल्टा, बराबर उल्टा। देखो बेटा, उल्टा
बेटा ध्यान रखो 5 नंबर में ये सवाल पूछता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर बताइए। 5 नंबर में, कितने नंबर में मेरे प्यारे बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हल्का नहीं लेना है लल्ला। मैंने क्या कहा, आज की जो ये लेक्चर है ना बेटा, इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर तरीके से ओरिएंटेड टॉपिक ही कवर करने वाले हैं। मजा आ जाएगा बेटा, अगर इतना कर ले बेटा आपकी इसके बाद कोई टॉपिक कवर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए बेटा जी एक बात और, इनका द्रव्यनांक क्या होता है बेटा? नियत व सुस्पष्ट होता है। क्या होता है बेटा? इनका द्रव्यनांक नियत, मतलब इसका जो द्रव्यनांक होता है वो एकदम स्पष्ट होता है, जैसे कि 500 डिग्री पर जाकर के ये गल जाएगा। लेकिन अक्रिस्टलीय में नहीं होता है। अक्रिस्टलीय को अगर गर्म करिएगा, जैसे टायर है ना, साइकिल के टायर हुआ या कोई भी गाड़ी के टायर हुआ, जब जलाइएगा तो एक भाग उसका जलेगा, दूसरा भाग उसका मुलायम हो पिघलेगा, तीसरा भाग उसका मुलायम होगा, चौथा भाग उसका ठोस कठोर रहता है, ऐसा। तो अक्रिस्टलीय का द्रव्यनांक निश्चित नहीं रहता, बट इसका रहता है। इसका शीतलन वक्र जो होता है बेटा, और क्या होता है? असतत होता है। इसका शीतलन वक्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका शीतलन वक्र जो है ये असतत होता है, नॉन कंटिन्यूअस होता है। कूलिंग कर्व है ना, इसका कूलिंग कर्व बेटा ऐसे होता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, जबकि अक्रिस्टलीय में सतत होता है। अक्रिस्टलीय में क्या होता है बेटा? अक्रिस्टलीय में सतत होता है, जबकि क्रिस्टलीय में क्या होता है बेटा? असतत ग्राफ होता है। कैसा होता है? असतत ग्राफ होता है। इसको कालाक्षर भैंस बराबर याद करके रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है बेटा, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। कहां पर पूछता है? ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो इसको कालाक्षर भैंस बराबर याद कर लेना है मेरे लल्ला। ठीक है, अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये देखो, ये वाला पार्ट देखो। अब बात है कि आपने ठोस देखा, उसके बाद ठोस का वर्गीकरण देखा कि क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय और बहुक्रिस्टलीय देखा। उसके बाद आपने क्रिस्टलीय देखा, क्रिस्टलीय का गुण देखा और अक्रिस्टलीय का गुण देखा। और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय एक साथ इसलिए कनेक्ट कर दिए हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लेता है, इसलिए दोनों को एक साथ ही कनेक्ट करके हम आपको बताए हैं। ध्यान रखिएगा बेटा इस बात को कि अक्रिस्टलीय का जो गुण होता है ना, वो क्रिस्टलीय के गुण के ठीक उल्टा होता है। सीधी सी बात, नो लफड़ा। जैसे ये शीतलन वक्र क्या है? असतत, तो अक्रिस्टलीय में सतत। ये है असमदैशिक, ये है असमदैशिक, तो वो होगा समदैशिक। ये है सुस्पष्ट होता है, वहां पर सुस्पष्ट नहीं होता, एकदम उल्टा। तो बेटा कोई 5 पॉइंट याद रख लीजिएगा, 5 नंबर में पूछता है, कोई 5 पॉइंट याद रख लीजिएगा जो इजी इजी हो, जो हल्का हो। ठीक है, अब सवाल है यहां पर देखना मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ये है कि क्रिस्टल को फिर कितने भागों में बांटे हैं? बताइएगा कि क्रिस्टल को फिर कितने भाग में बांटे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा बताइए क्रिस्टल को कितने भाग में बांटे हैं। तो देखो बेटा, क्रिस्टल को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में बांटा है। कितने पार्ट्स में मेरे लल्ला? इसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में बांटा है। देखिए यहां पर, ये हो गया पहला, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। इसको 4 पार्ट में हमने बांटा है। ठीक, अब सुनिएगा कितना मजेदार चीज। देखो बेटा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब बनता है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछा जाता है बेटा, है ना। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब बनता है मेरे लल्ला। क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब बनता है, खूब बनाया जाता है बेटा ऑब्जेक्टिव, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता यहां से। अब कैसे कैसे पूछता है वो तो हमारा काम है ना बताना। पहले तो आपका काम है कि हाँ गुरुदेव मजा आ रहा है ना, जो भी है गुरुदेव मजा तो आ रहा है तगड़ा लेवल का। अब सुनो बेटा, क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया जी ऐसा करिए कि आयनिक ठोस का अव्यवीकरण क्या होता है, मतलब आयनिक ठोस किस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है बताइए। सुनो, इधर सुनो बेटा, आयनिक ठोस जो होता है ना, ये आपके बने होते हैं किससे? आयन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आयन से। आयन कहने का मतलब क्या हो बेटा? धनायन हुआ। क्या हो गया? तो धनायन हुआ। और क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो धनायन के साथ साथ ऋणायन हुआ। क्या हुआ? धनायन हुआ और ऋणायन हुआ। इसी प्रकार से सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कि सहसंयोजक ठोस जो है इसके अव्यवीकरण क्या है? बताइए, इसके अव्यवीकरण क्या है? इसके अव्यवीकरण है मेरे प्यारे बच्चों परमाणु। क्या है? इसके अव्यवीकरण है परमाणु। ठीक है, परमाणु है। और जानते हैं इसमें एक सवाल ये पूछ लिया जाता है, एक सवाल ये पूछा जाता है कि बताइए नेटवर्क क्रिस्टल क्या है। यहां पर एक सवाल बेटा 2 नंबर में पूछा जाता है, ये वाला कि नेटवर्क क्रिस्टल क्या है। ध्यान रखिए, क्या पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि नेटवर्क क्रिस्टल क्या है। नेटवर्क क्रिस्टल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नेटवर्क क्रिस्टल क्या है, ये पूछा जाता है। सुनिए क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, मजे वाली बात बताता हूं कि जो
क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल में अगर परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ करके 3D में बड़े अणु का निर्माण कर लेता है, जैसे कि हीरा एक दूसरे से जुड़ जुड़ करके बड़े अणु का निर्माण करता है, बृहद अणु का निर्माण करता है, जैसे ग्रेफाइट एक दूसरे से जुड़ करके बड़े अणु का, बिग मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर लेता है। और इसी चीज को क्या कह देते हैं, सहसंयोजक, सॉरी नेटवर्क क्रिस्टल कह देते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क क्रिस्टल। तो नेटवर्क क्रिस्टल के लिए बेटा दो तीन बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहली नंबर बात आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। सबसे पहली नंबर बात ये, कौन सा बंध होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है सहसंयोजक बंध होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा दूसरा नंबर बात देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर बात यहाँ पर क्या है, ऐसे देखो सहसंयोजक बंध हो गया। हाँ, दूसरा नंबर बात है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर बात क्या है जरा यहाँ पर देखना। दूसरा नंबर बात आपका यहाँ पर ये है, कॉमन दूसरा नंबर बात आपका यहाँ पर ये है मेरे प्यारे बच्चों, सहसंयोजक हो गया कि ये 3D में जुड़ता है। क्या होता है बेटा, 3D में, 3D में मतलब कि बेटा त्रिविम में जुड़ता है। ये 3D में जुड़ करके बड़े अणु का निर्माण कर लेता है, वृहद अणु का निर्माण करता है। ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखना है, इसी को नेटवर्क फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि नेटवर्क फोर्स किसको कहते हैं, हम बोल देते हैं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि वे क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण या परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ करके 3D में वृहद अणु यानी कि बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो उसी चीज को नेटवर्क क्रिस्टल कह देते हैं। सीधी सी बात समझ लीजिए। अब है धात्विक ठोस, क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें भी बेटा इसका जो अवयवी कण होता है, ये क्वेश्चन कम पूछता है, 9 के बराबर अभी तक तो नहीं पूछा है, अब आगे पूछ ले उसकी कोई ये गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा है बेटा। इसके अवयवी कण क्या होते हैं, इसके अवयवी कण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों धातु परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, धातु परमाणु होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब चीजें हो गई आपके, समझ गए ना। अच्छा एक सवाल और यहाँ पर है, जानते हैं क्या, एक सवाल ये है कि आणविक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं। आणविक ठोस के अवयवी कण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों अणु होते हैं, जिसको मॉलिक्यूल कहा जाता है, अणु होते हैं। अब सवाल है कि सर ये आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं। सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं ना, आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, है ना, आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं। देखो बेटा आणविक ठोस जो है ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। किसी को पता है कि कौन कौन है, आणविक ठोस कितने प्रकार के हैं, बोलो सर। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, कौन है, तो एक है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, एक है अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल और एक है हाइड्रोजन। देखो मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, एक तो है आपका यहाँ पर ध्रुवीय जिसको पोलर कहते हैं, ये है ध्रुवीय। एक है आपका अध्रुवीय मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, अध्रुवीय है। और एक है आपका हाइड्रोजन आवंधित, क्या है, हाइड्रोजन आवंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है, तो हाइड्रोजन आवंधित है, ध्यान रखिएगा, क्या है, हाइड्रोजन आवंधित है। तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, इतना बात ध्यान रखिएगा बेटा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मैं कह नहीं सकता, इतना महत्वपूर्ण सवाल है बेटा कि यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनना तय है। मैं बार बार कहता हूँ, ध्यान रखना, इसके अवयवी कण आयन है, क्वेश्चन बनना तय है। नेटवर्क क्रिस्टल क्या होता है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। अच्छा यहाँ पर ये देखो बेटा आणविक ठोस या इसके अवयवी कण क्या है, इसके अवयवी कण परमाणु होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछना तय है। यहाँ पर बेटा कि इसके अवयवी कण क्या है, इसके अवयवी कण अणु होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछना तय है। अच्छा ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय अध्रुवीय हाइड्रोजन आवंधित। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है बेटा, मैंने पहले ही लिख दिया है कि क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। बाद बाकी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि ये किसका वर्गीकरण किया गया, ये क्रिस्टल का वर्गीकरण किया गया। किसका, ये क्रिस्टल का वर्गीकरण किया गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी गुरु जी। मजा आ रहा है बेटा, यहाँ पर कितना मस्त तरीके से आप देखो बेटा पढ़ रहे हो, कितने मस्त तरीके से सब चीजों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जा रहा है, सबको एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, अब है कि यहाँ पर कि क्रिस्टल जालक या फिर आकाशीय जालक हम लोग किसको कहते हैं, सुनिएगा। क्रिस्टल जालक को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस या फिर मेरे प्यारे बच्चों स्पेस लैटिस कहते हैं। क्या कहिएगा, स्पेस लैटिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो स्पेस लैटिस कहते हैं मेरे लल्ला, क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो स्पेस लैटिस कहते हैं, ये है स्पेस लैटिस। ओके गुरुजी। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे लल्ला, ध्यान सुनना कि ये क्या है। देखो बेटा जी, ये देखो
कहते हैं कि क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसका त्रिविम में पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे एकक या इकाई सेल कहते हैं। अब एकक या इकाई सेल पर जाने से पहले सोचो बेटा, माइंड में दिमाग में लगाओ कि एक कोई क्रिस्टल है, माइंड में लो कि एक कोई क्रिस्टल है, जैसे कि NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, ऐसा माइंड में इमेजिन करो बेटा, ऐसा हो सकता है NaCl KCl, ऐसा कुछ हो सकता है क्रिस्टल। तो वो जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों की जो अवयवी कण होता है और अवयवी कणों का जो निरूपण होता है उस निरूपण को हम लोग आकाशीय जालक कहते हैं। जैसे अगर मान लेते बेटा कि ये NaCl है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक NaCl है, यहाँ पर ये क्या है मेरे लल्ला, ये एक NaCl है। ऐसे महसूस करो बेटा कि ये क्या है, ये एक NaCl है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, NaCl है, ठीक है। ये क्या है, NaCl है। जी गुरुदेव, मान गया कि ये यहाँ पर क्या है, NaCl है। क्या है, NaCl है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, NaCl है यहाँ पर। अब आपको अगर हम बताएं कि ये NaCl है तो आप देखो बेटा इसके कणों को इस प्रकार से निरूपित कर दिया गया, इसके कण को इस प्रकार की कण इसका ऐसे रहता है, इसके कणों को निरूपित कर दिया गया बेटा। तो इसको हम लोग कहते हैं आकाशीय जालक। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके कणों को जो इस प्रकार से निरूपित कर दिया गया कि इसके कण ऐसे रहते हैं, ऐसे जो निरूपित कर दिया गया बेटा, इस कण को हम लोग क्या, सॉरी, ऐसे जो निरूपित कर दिया गया बेटा, इस चीज को क्या कहते हैं, तो इस चीज को हम लोग कह देते हैं क्या, तो इस चीज को कहते हैं आकाशीय जालक। स्पेशलिटी की ये क्या हो गया, आकाशीय जालक। तो बिंदुओं का निरूपण क्या कहलाते हैं बेटा, किसी भी क्रिस्टल के अवयवी कणों का बिंदुओं द्वारा निरूपण क्या कहलाती है, आकाशीय जालक। देखो कितना आसान है, आकाशीय जालक। और जो बिंदु होता है मेरे प्यारे बच्चों उस बिंदु को कहते हैं जालक बिंदु। यानी कि यहां पर जो बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो ये बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जालक बिंदु कहते हैं, यानी कि लैटिस पॉइंट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। तो आकाशीय जालक और जालक बिंदु क्लियर कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है उसको आकाशीय जालक कह देते हैं, स्पेशलिटीज कह देते हैं, बात खत्म। अब बात यहां पर तो ये आकाशीय जालक की तो हो गई, अब है कि जालक बिंदु क्या होते हैं, कम ऑन, जालक बिंदु क्या होते हैं। तो जब बात रहेगी जालक बिंदु की तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि वह बिंदु जो क्रिस्टल के अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है उस बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। जैसे कि ये सब जो डॉट 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 दिख रहा है ये जालक बिंदु है। अब क्या है बेटा कि इकाई सेल क्या है, यहां पर अब इकाई सेल को बताया जा रहा है, सुनिएगा इकाई सेल क्या होता है। देखो बेटा इकाई सेल होता है कि जब आप यहां पर देखिएगा ना बेटा तो ऐसे आपको क्या होगा, इस प्रकार के कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई देंगे, कई सारे छोटे छोटे भाग दिखाई देंगे। देखो बेटा यहां पर ऐसे जब इसको देखिएगा तो कई सारे आपको छोटे छोटे भाग दिखाई देंगे, कई सारे छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चों भाग दिखाई देंगे, ऐसे कई सारे छोटे छोटे भाग दिखाई देंगे आपको, कई सारे छोटे छोटे भाग दिखाई देंगे, कई सारे छोटे छोटे भाग दिखाई देंगे बेटा। देखो ऐसे कई सारे, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे घन की तरह है ना, घन की तरह कई सारे छोटे छोटे भाग दिखाई देंगे, कई सारे छोटे छोटे भाग दिखाई देंगे मेरे प्यारे बच्चों, कई सारे छोटे छोटे भाग दिखाई देंगे, है ना, कई सारे छोटे छोटे भाग दिखाई देंगे। और इस चीज को ही बेटा देखो ऐसे जो छोटे छोटे कई सारे, इसमें बहुत सारे जो भाग दिखाई देते हैं, इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं इकाई सेल, यानी कि यूनिट सेल कह देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि ये आपके क्या है, ये आपके यूनिट सेल है, क्या है, यूनिट सेल है, ध्यान रखिएगा। और इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है, ये है आपके इकाई सेल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है ये इकाई सेल है, यूनिट सेल है। और इकाई सेल को ही एकक सेल कहा जाता है। सबसे बड़ी बात जानते हैं बेटा, इकाई सेल को ही एकक सेल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा बेटा, इसको ही क्या कहते हैं, तो एकक सेल कहते, इसी को कहते हैं एकक सेल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकक सेल कहते हैं, यानी कि यूनिट सेल कह देते हैं। क्लियर। तो ये था आपका इकाई सेल। अब क्या होगा बोलो, इकाई सेल की परिभाषा बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो बोलो, क्योंकि ये सब सवाल पूछेंगे, यहां से कनेक्ट किया जाएगा बेटा आपसे, समझिए समझो। तो यहां पर क्या है कि किसी भी आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग, जैसे कि ये सबसे छोटा भाग है, तो किसी भी आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसके त्रिविम में पुनरावृत्ति से मतलब कि रिपीटेशन होने से क्या होता है, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, कंप्लीट क्रिस्टल का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उन चीज को क्या कहते हैं बताना, तो जब कंप्लीट क्रिस्टल का निर्माण होता है तो उन चीज को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक या फिर आकाशीय जालक कह देते हैं। क्या कहते हैं, तो क्रिस्टल जालक या फिर आकाशीय जालक कह देते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्रिस्टल जालक या फिर आकाशीय जालक हम लोग कह देते हैं। ठीक है, याद रहेगा, क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक या फिर आकाशीय जालक कह देते हैं।
अब देखो मेरे प्यारे प्यारे बउआ जी कि अब यहाँ पर क्या है कि इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं बताइए। सर जी इकाई सेल जो होते हैं ना ये दो प्रकार के होते हैं मूल रूप से। कितने प्रकार के बोलिए? इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल कितने प्रकार के? तो इकाई सेल आपके दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है आपका आद्य इकाई सेल जिसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक और होता है जिसको कहते हैं केंद्रित इकाई सेल, जो कि क्या होता है बेटा? सेंट्रल यूनिट सेल। अच्छा एक बात और मजे वाली बात बताएं कि जो आपका आद्य इकाई सेल है ना, इस आद्य इकाई सेल को हम लोग सरल इकाई सेल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग सरल सरल इकाई सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल इकाई सेल भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो एक तो आद्य इकाई सेल हो गया बेटा जो कि एक अकेले है, इसमें इसका कोई दोस्त नहीं है बेटा। लेकिन ये आपके तीन प्रकार के होते हैं। देखिए यहां पर ये आपके तीन प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये गलत डायग्राम दे दिया गया है। जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पर ये एफसीसी है, ये बीसीसी है, तो ये आपका ईसीसी होगा बेटा, है ना? ईसीसी होगा, ये आपका बीसीसी है और ये आपका एफसीसी है। ये तीन प्रकार के होते हैं। हालांकि हम आपको तीनों बताने वाले हैं कि एससीसी क्या होता है, वीसीसी क्या होता है और एफसीसी क्या होता है। देखिए एक चीज और, इकाई सेल को थोड़ा सा और फील करिए। देखिए यहाँ पर ये सबसे छोटा पार्ट है, ये सबसे छोटा पार्ट है। यहाँ पर देखिए ये सबसे छोटा पार्ट है जिसे कि त्रिभीम में क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो त्रिभीम में पुनावृत्ति होने से, त्रिभीम में पुनावृत्ति होने से ये पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। इसी को इकाई सेल कहते हैं कि यही एक इकाई सेल है। और इकाई सेल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। बोलो कौन कौन, कमेंट सेक्शन में बताना, जल्दी बताना कि इकाई सेल कितने प्रकार के। इकाई सेल आपके दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर से इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? इकाई सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला इकाई सेल क्या है जरा बोलो? तो जो पहला बेटा है वो है आपका आद्य इकाई सेल जिसको हम लोग सरल इकाई सेल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा इकाई सेल क्या है? दूसरा इकाई सेल है मेरे प्यारे बच्चों केंद्रित इकाई सेल, जो कि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जो कि केंद्रित बेटा आपके तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ। अब आते हैं, चलते हैं, क्या है देखिए। अब है कि आद्य इकाई सेल क्या होता है, मैं आपको सिंपली समझा देता हूं बेटा, और केंद्रित इकाई सेल क्या होता है उसको भी मैं सिंपली समझाता हूं आपको। ठीक है, इसमें कस्टमाइज पेज ऐसा ही ऐड किए थे क्या? आपको बताते बेटा कि आद्य इकाई सेल क्या होता है, और मेरे प्यारे बच्चों घनाकार ये केंद्रित इकाई सेल क्या होता है, मैं वो आपको बताता हूं। ठीक, जैसे देखो अगर मैं बात करूं आद्य इकाई सेल की, तो ले लो बेटा ऐसे कुछ ले लो, पात्र ले लो। एक ऐसे पात्र हमने ले लिया जी गुरुजी, ऐसे हमने पात्र यहां पर लिया। देखना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे हमने पात्र लिया। ठीक है गुरुदेव, मैंने ऐसा पात्र ले लिया। सुनना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पर, बड़ा मजा आएगा सुनना। इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया जी गुरुदेव। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट करा है। यहाँ पर देखो ऐसे कनेक्ट कर दिए। अब बताना मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये एक इकाई सेल है? यस और नो में जवाब दो, सीधी सीधी, ज्यादा दिमाग मत लगाना। यस और नो में जवाब दो कि क्या ये एक इकाई सेल है। बोलो जल्दी से, क्या ये एक इकाई सेल है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा बताना यहाँ पर, क्या ये एक इकाई सेल है? बताओ, क्या ये एक इकाई सेल है? मेरे प्यारे बच्चों जरा बताना यहाँ पर, क्या ये एक इकाई सेल है? हाँ सर ये एक इकाई सेल है, ये एक इकाई सेल है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये इकाई सेल है तो यहाँ पर अवयवी कण यहाँ पर रह सकता है, अवयवी कण यहाँ पर रह सकता है मेरे प्यारे बच्चों, अवयवी कण यहाँ पर रह सकता है, अवयवी कण यहाँ पर रहेगा। फिर उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अवयवी कण यहाँ पर होगा, अवयवी कण यहाँ पर होगा मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, अवयवी कण यहाँ पर होने वाला है। फिर उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अवयवी कण यहाँ पर होने वाला है। ठीक, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों अवयवी कण होगा। अब देखो कि आपके पास में एक ऐसा इकाई सेल है जिसके सिर्फ क्या है बेटा, कॉर्नर पर यानी कि कोने पर ही कण है, और कहीं कण नहीं है बेटा, सिर्फ कोने पर ही कण है। क्या है? सिर्फ कोने पर ही कण है, बीच में कहीं आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसको कहते बेटा एससीसी यानी कि आद्य यानी कि सरल घनाकार इकाई सेल। ये क्या है? एससीसी है। इसको क्या कहते बेटा? एससीसी, सरल घनाकार इकाई सेल। अच्छा, इसी प्रकार से मान करके चलो बेटा कि आपके पास में कोई इकाई सेल है यहां पर, ऐसे ऐसे देखना बेटा, और इसमें क्या है कि इसके कहीं कहीं केंद्र पर भी कण उपस्थित है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कहीं कहीं केंद्र पर भी कण उपस्थित, जैसे मान के चलिए ना कि ये कण मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उपस्थित, क्या केंद्र में भी उपस्थित है। क्या है मेरे प्यारे प्यारे लल्ला? तो ये कण जो है ना केंद्र में भी उपस्थित है, ऐसे केंद्र में भी उपस्थित है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? केंद्र में भी उपस्थित है, ऐसे देखना मेरे प्यारे बच्चों। कहां पर है? तो केंद्र में भी उपस्थित है। ठीक है, केंद्र में भी उपस्थित है, देखो यहाँ पर। ठीक है, केंद्र में भी उपस्थित है।
ऐसे जो है ना मेरे प्यारे बच्चों केंद्र में भी उपस्थित है, ध्यान देना, ऐसे केंद्र में भी उपस्थित है मेरे प्यारे प्यारे बउआ जी, ऐसे केंद्र में भी उपस्थित है। ये देखो बेटा केंद्र में भी उपस्थित था, तो इसको हम लोग कहेंगे बेटा केंद्रित इकाई सेल। क्या कहेंगे? ये तो आपका आद्य इकाई सेल था। ये क्या था मेरे प्यारे प्यारे बउआ जी? ये था आपका आद्य इकाई सेल। आद्य या सरल इकाई सेल था बेटा। क्या था? आद्य या सरल इकाई सेल था। आद्य या सरल इकाई सेल था। लेकिन ये आपका क्या है? ये है आपका मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो, ये आपका है केंद्रित इकाई सेल। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे ये हो गया, फिर यहाँ पर एक ये हो गया, फिर उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ये हो गया। ठीक, अब देखो केंद्रित इकाई सेल की बात करें ना बेटा, तो एक तो यहाँ पर केंद्र में हो जाएगा जी गुरु जी। उसके बाद बेटा केंद्र के अलावा ये कहां पर हो सकता है, जरा देखना बेटा, ये हर फलक के केंद्र पर होगा। जैसे यहां पर देखो बेटा, एक फलक आपको यहां पर नजर आ रहा है, देखो तो बेटा ये वाला फलक नजर आ रहा है क्या? एक फलक जो है, एक फलक देखो बेटा यहां पर नजर आ रहा है क्या? यहां पर, तो एक कण बेटा इसके बीच में रहेगा। उसी प्रकार से एक फलक यहां पर है तो एक इसके बीच में रहेगा। एक फलक बेटा पीछे की तरफ है तो यहां पर रहेगा। एक फलक यहां पर है तो यहां पर रहने वाला। एक फलक यहां पर तो यहां पर। एक फलक यहां पर है, मतलब कि हर फलक के केंद्र में प्यारे बच्चों क्या रहेगा? हर फलक के केंद्र पर एक एक कण रहने वाला है। ठीक है, तो देखो अगर मान चलते बेटा कि यहां पर केंद्र में था, ठीक है गुरुजी, यहां पर केंद्र में हो गया, यहां पर ये केंद्र में हो गया ऐसे, यहां पर ये केंद्र में हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया? केंद्र में हो गया। सुनना बेटा, सीखो, देखो यहां पर सीखना बेटा। एक हम क्या कर रहे हैं, एक कण को हमने डाला मेरे प्यारे बच्चों यहां पर, इसके फलक के केंद्र पर डाल दिया। दूसरा को बेटा हम इसके बीच वाले के फलक पर डाल दिए। तो नेक्स्ट को हम बेटा यहां पर बगल वाले फलक के केंद्र पर डाले, इसको हम यहां पर डाल दिए बेटा। एक को हम पीछे वाले पर डाल दिए यहां पर, और एक को हम क्या करें बेटा यहां पर आगे वाले पर डाल दिए। ऐसा हमने डाल दिया। और एक बचा बेटा यहां पर ईसीसी। ईसीसी में क्या होता है कि एक किसी दो विपरीत फलक पर होता है। जैसे कि एक अगर बेटा कण यहां पर इस फलक पर है, एक कण अगर बेटा मेरे प्यारे बच्चों इस फलक पर है, तो दूसरा कण मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? तो दूसरा कण जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहां पर होने वाला है। दूसरा कण जो है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर होने वाला है। ठीक, तो बिक्री दो विपरीत फलक पर होगा। अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बीसीसी, यानी कि बॉडी 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 सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहने वाले हैं। ये आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका यहां पर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये हो जाएगा फेस, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा बेटा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। और ये होगा आपका इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल होगा बेटा, यूनिट सेल होगा। अब सवाल है कि गुरुजी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अरे यार बड़ी सिंपल है हिंदी में भी, बहुत बड़ा हार्ड नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है हिंदी में भी। इसका क्या होने वाला है बताऊं? देखो इसको तो वध से आद्य सरल, इसको कहते बेटा पिंड या अंतः। क्या कहते हैं इसको? इसको हिंदी में कहते पिंड या अंतः केंद्रित कहते बेटा। क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित कहते, पिंड या अंतः केंद्रित इकाई सेल। इसको हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल। ये हो गया फलक केंद्रित इकाई सेल। और इसको कहते हैं अंतः केंद्रित इकाई सेल। क्या कहते हैं बेटा? अंतः केंद्रित इकाई सेल। अब जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है वो क्या पूछता है? देखो बेटा, आपसे पूछेगा, आपसे ये पूछेगा बेटा कि ये एससीसी कितने इकाई सेल से साझेदारी में रहता है? तो ये 8 इकाई सेल से साझेदारी में रहता है ना। या पर ये नहीं भी पूछेगा तो ये पूछेगा आपसे कि इसमें कणों की संख्या कितना होता है, बताइए इसमें कण की संख्या कितना है? इसमें कण की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 1। ठीक है गुरुजी। अब यहाँ पर पिंड केंद्रित में कण की संख्या कितना है बेटा? पिंड केंद्रित में कण की संख्या कितना है? पिंड केंद्रित में कण की संख्या होता है 2। अच्छा, फलक केंद्रित में बेटा कण की संख्या कितना होता है? सर फलक केंद्रित में कण की संख्या होता है 4, है ना। ये 3 सवाल बेटा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एक ना एक बार जरूर पूछेगा इस एग्जाम में, आपका निश्चिंत रहिए। एक बार मतलब कि आपने 12th का अभी से कितना सारा एग्जाम देना बेटा, पर स्कूल में एग्जाम होगा, कहीं से और जगह स्कूल में कई सारे होगा बेटा, 6 महीना पर होता है, 9 महीना पर होगा, प्री बोर्ड होगा, फिर बोर्ड होगा। तो एक ना एक बार बेटा इस प्रकार से सवाल यहाँ से पूछ लेगा आपका, है ना। एक ना एक बार यहाँ से ये सब सवाल आपसे पूछ लेगा, एक ना एक बार यहाँ से सवाल पूछ लेगा आपका। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करते हैं मेरे बच्चे, ऐसे रिलेट करते हैं चीजों को। तो ये था आपका एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। अब यहां पर देखना बेटा, इस सब का हम परिभाषा भी बता देते हैं।
देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर सिर्फ क्या है, कणों कोनों पर कण उपस्थित है। यहाँ पर कोण के कोनों के अलावा बीच में भी उपस्थित है। यहाँ पर क्या है बेटा, कोण के अलावा हर फलक के केंद्र पर भी है, और यहाँ पर किन्हीं दो विपरीत फलक पर है। अब इन सब का परिभाषा देख लीजिए। देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आद्य इकाई सेल जब अवयवी इकाई सेल के सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसे हम लोग इकाई सेल कहते हैं। इसे सरल इकाई सेल भी कहा जाता है। देख लो बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा इसको मत जाना ना, इस पर मत जाना, ये गलत है ना। यहाँ पर ये वाला गलत है, ये वाला बीच में कण नहीं होना चाहिए बेटा, ये गलत है ना, बीच में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बेटा ये ऐसे फिगर ही गलत बनाया हुआ है, ये फिगर ही गलत बनाया हुआ है, मतलब सिर्फ कोने पर होगा, इतना ध्यान रखिएगा, सिर्फ कोने पर होगा। अच्छा, अब क्या है बेटा, यहाँ पर केंद्रित इकाई सेल। तो केंद्रित इकाई सेल में क्या होता है बेटा, जब इकाई सेल में एक या अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, जब इकाई सेल में एक या अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, मतलब कोण को छोड़ दीजिए, और उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा अन्य स्थान पर भी उपस्थित रहता है, तो उसको केंद्रित इकाई सेल कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, अन्य स्थान पर भी है बेटा, यहाँ पर ये अन्य, जैसे कि यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर हर फलक के केंद्र पर है, यहाँ पर बेटा एक्स्ट्रा ये है, एक्स्ट्रा ये है। तो अगर कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर रहेगा तो केंद्रित इकाई सेल कहेंगे। वही आपका यहाँ पर केंद्रित इकाई सेल हो गया। और केंद्रित इकाई सेल कितने प्रकार के, तो ये 3 प्रकार के देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, अंतः केंद्रित इकाई सेल, जिसको आप बीसीसी के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो बेटा, बीसीसी के नाम से जानते हो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से जानते हो। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा कि वह सेल जिसके जालक बिंदुओं के, वह सेल मेरे प्यारे बच्चों जिसके क्या है, तो वह सेल जिसके जालक बिंदुओं के अतिरिक्त उसके केंद्र में भी कण उपस्थित रहता है, उसे अंतः या पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। और फलक में क्या होगा बेटा, फलक केंद्रित इकाई सेल में क्या होगा, तो वह सेल जिसके जालक बिंदुओं के अतिरिक्त उसके फलक के केंद्र में, उसके क्या बेटा, उसके फलक के केंद्र में भी कण उपस्थित रहता है, तो उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। सब आपको बताकर के आए हैं। और अंतः केंद्रित में क्या होता है बेटा, कि वह सेल जिसके जालक बिंदुओं के अतिरिक्त एक अवयवी कण क्या होता है बेटा, किन्हीं दो विपरीत फलकों के में उपस्थित रहता है, जिसे अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ये था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सुनना, ये मैंने एससीसी बता दिया, एफसीसी बता दिया, बीसीसी बता दिया और एफसीसी बता दिया। अब है कि क्रिस्टल तंत्र कितने एक प्रकार के होते हैं। नहीं, देखो बेटा, अगर मैं क्रिस्टल तंत्र की बात करूं, क्रिस्टल सिस्टम्स की बात करूं, तो देखो बेटा, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर, जैसे बेटा यहां पर देखना, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर क्रिस्टल को कितने भाग में बांटा गया है पता है मेरे प्यारे प्यारे लाडलों, क्रिस्टल को 7 प्रकार में विभाजित किया गया है। कितने प्रकार में, 7 प्रकार में विभाजित किया गया है, और इसी को क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। यही आपका क्या है, यही है आपका यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम। क्या है, तो यही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपका क्या, तो यही है क्रिस्टल सिस्टम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, यानी कि क्रिस्टल तंत्र कह देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, क्रिस्टल तंत्र कह देते हैं, यानी कि क्रिस्टल सिस्टम्स कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं लल्ला, इसी को हम लोग क्रिस्टल सिस्टम्स कह देते हैं, यानी कि क्रिस्टल तंत्र कह देते हैं। डन है। बोलो बेटा जी। अब चलते हैं आपको अगले पॉइंट पर लेकर के, कि आपका यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, जरा उसको भी देख लीजिए। तो क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के बेटा, है ना। तो अक्षीय लंबाई और अक्षीय आधार के आधार पर, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर क्रिस्टल को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। देखिए लिखा है, अक्षीय लंबाई तथा अक्षीय कोणों के आधार पर सरल इकाई सेल को 7 समूहों में विभक्त किया जाता है, जिसे क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। नहीं, जो आपका क्या होता है, एक नताश, त्रिनताक, चतुष्कोणीय, षटकोणीय, है ना, तो ये सब आपका क्या है, तो त्रिकोणीय, है ना, चतुष्कोणीय बेटा, तो ये सब आपके क्या है, क्रिस्टल तंत्र है। अब जो है इस 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र को एक महान वैज्ञानिक आए थे, जो कहे थे कि इसको 14 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। उन महान वैज्ञानिक का नाम बताइए, बताइए बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा, उन महान वैज्ञानिक का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। तो वो थे, देखो बेटा यहाँ पर ऐसे देखो, ब्रेबेस ने 1848 में ज्यामितीय अध्ययन किया, मतलब ज्योमेट्री का स्टडी किया बेटा, ज्योमेट्री का स्टडी किया, और इन्होंने बताया कि 7 क्रिस्टल तंत्र के लिए 14 प्रकार से त्रिविम जालक संभव है। मतलब इसको 14 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। कितने प्रकार से, 14 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। अतः कुल ब्रेबेस जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो कुल ब्रेबेस जालक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 14 प्रकार के होते हैं, 14 टाइप्स के होते हैं। कितने, तो 14 टाइप्स के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितने प्रकार के बोलना,
तो ये 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। यहां से एक सवाल तो ये बन जाता है बेटा कि ब्रीवियस जालक कब दिया गया था? तो ब्रीवियस जालक मेरे प्यारे बच्चों 1848 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1848 में दिया गया था। और इसको कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? इसको 14 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन बेटा क्या पूछा जाता है, ये देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि घनाकार ब्रीवियस जालक कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा मैं एक चीज बताता हूं, इसको काला अक्षर भैंस बराबर याद कर लो आप, कि घनाकार ब्रीवियस जालक, घनाकार विरिवेश जालक की संख्या कितने होते हैं? तो घनाकार विरिवेश जालक की जो संख्या होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो होते हैं आपके कितने? वो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। माइंड सेट कर लो बेटा। अगर आप देखो, अब अगर आप सॉलिड स्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते हो बेटा, इसका मतलब है कि आप अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं हो। सीधी सी बात, अभी भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं हो। सीधी सी बात हम जानते हैं। अभी भी अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आप पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो बेटा आप। है ना। तो थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के सीरियस रहना बहुत जरूरी होता है बेटा। जैसे देखो यहाँ पर ये 14 प्रकार के बेटा, यही है आपका घर सरल ये क्यूबिकल यानी कि घनाकार ब्रीवियस जालक बेटा, ये 3 प्रकार के होता है। यही 3 प्रकार के होता है बेटा। तो और ये है, अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि क्रिस्टल में निबिड संकुलन क्या होता है या फिर क्रिस्टल में सीमित संकुलन क्या होता है, उस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं बेटा जी। ठीक है, उस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि क्रिस्टल में निबिड संकुलन क्या होता है या फिर क्रिस्टल में सीमित संकुलन क्या होता है। सबसे पहली नंबर बात बेटा जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्रिस्टल में सीमित संकुलन है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्या कहना चाहते हैं? तो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल कह देते बेटा, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको सीमित के जगह पर बेटा ना कहीं कहीं पर कोई कोई किताब निबिड लिखता है। क्या लिखता है बेटा? तो कोई कोई किताब जो है वो निबिड संकुलन लिखता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बात एक देखो बेटा, अर्थ एक ही है। हमने क्या कहा कि कभी कभी देखिएगा कि कोई लड़की सब होती है, उसका नाम रहता है कुछ और, जैसे घर पर नाम रहता है मुटकी, इंस्टाग्राम पर नाम रख रहते हैं क्यूट गर्ल, है ना, मतलब अजीब अजीब नाम रहता है। तो वही है, नाम अलग है बेटा, बस सबका काम एक ही है। ऐसा है ये चीजें, ऐसा फॉर्मेट है आपका यहाँ पर। ठीक है। अब ये होता क्या है बेटा, वो समझना कि ये क्रिस्टल में निबिड संकुलन क्या होता है। तो क्रिस्टल में वह व्यवस्था जिसमें इसका अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि इसके बीच कम से कम स्थान बचे और इसका घनत्व अधिक से अधिक हो, यह क्या कहलाता है बेटा? क्रिस्टल में निबिड संकुलन। मतलब कि क्रिस्टल में जितने भी कण होता है उसको इस प्रकार से व्यवस्थित कर दीजिए, इस प्रकार से अरेंज कर दीजिए कि उसके बीच कम से कम जगह बचे और उसका घनत्व ज्यादा से ज्यादा हो। इसी चीज को कहते हैं क्रिस्टल में निबिड संकुलन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। ठीक, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं बेटा, यहां पर ध्यान देना है ना। एक एग्जांपल से बेटा मैं समझाता हूं। यहां पर मैं एक कोई स्लाइड ले लेता हूं ताकि वो स्लाइड उतना अच्छा हमको नहीं लग रहा है, इसलिए हम आपको एक कोई स्लाइड लेकर के समझाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, ये वाला स्लाइड ले लेते हैं ना, ये अपना प्रतिभा बैच का स्लाइड है बेटा, तो इसको हम ले लिए। ठीक, अब देखो ना मेरे प्यारे बच्चों, हम इस स्लाइड के तहत आपको समझाते हैं। मान लो कि अपने पास मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसा एक गोला है। ठीक, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि इसके बीच कम से कम स्थान बचे, है ना। इसके बीच क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बीच कम से कम स्थान बचे, कम से कम क्या हो, कम से कम मेरे प्यारे बच्चों स्थान बचे। जैसे ऐसे व्यवस्थित करूं, जैसे कि यहाँ पर व्यवस्थित कर दिए बेटा। ठीक है गुरुजी, उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर व्यवस्थित करा, सेम उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी व्यवस्थित करा। देखो बेटा, यहाँ पर भी व्यवस्थित करा। तो यहाँ पर एक तो ऐसे व्यवस्था किया जा सकता है ताकि उसके बीच में कम से कम रिक्त स्थान बचे और घनत्व तो ज्यादा से ज्यादा हो। एक और प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं बेटा, देखो जैसे यहाँ पर है ना, तो हम चाहे तो एक और प्रकार से व्यवस्थित कर, जैसे ये हो गया। अब क्या होगा बेटा, तो यहां पर देखो, अब जब भी इस प्रकार के डायग्राम बनाइएगा ना बेटा, तो कोशिश करिएगा कि ये डायग्राम का जो आकार होगा ना बेटा, वो आकार क्या होना चाहिए, वो आकार सेम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, उसका आकार क्या होना चाहिए मेरे लल्ला, उसका आकार होना चाहिए सेम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आकार कैसा होना चाहिए, आकार होना चाहिए सेम। क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आकार होना चाहिए सेम। ध्यान रखिएगा, सारे गोले का आकार क्या होना चाहिए बेटा, तो सारे गोले का जो आकार है वो सेम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
हाँ सर, उसका आकार क्या होना चाहिए? उसका आकार जो है ना, सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही वो व्यवस्थित रहता है बेटा, है ना। इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है कि उनके बीच क्या होता है बेटा, तो उनके बीच कम से कम स्थान बचता है, कम से कम स्थान बचता है मेरे प्यारे बच्चों, और घनत्व तो ज्यादा से ज्यादा होता है ना। अरे यार हो जाए यार से, कम से कम स्थान बचता है और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है बेटा, तो ज्यादा से ज्यादा घनत्व तो होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा घनत्व तो होता है, ध्यान रखना। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर घनत्व तो होता है, और कम से कम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम स्थान होता है, ठीक। क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, तो कम से कम यहाँ पर क्या होता है, कम से कम स्थान होता है। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, ऐसे ये एडजस्टमेंट रहेगा, ऐसे यहाँ पर क्या रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे ये एडजस्टमेंट रहने वाला है, ऐसे ये एडजस्टमेंट रहने वाला है कि इनके बीच कम से कम स्थान बचे, क्या हो बेटा, कम से कम स्थान बचे और ज्यादा से ज्यादा घनत्व हो। तो इस प्रकार से व्यवस्थित करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, ध्यान दो, इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि कम से कम स्थान बचे और ज्यादा से ज्यादा घनत्व हो। अरे यार हो जा, हाँ, थोड़ा सा यार बदमाशी कर रहा है ये। हम्म, जी। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यार इसको बना देता हूँ ना, ये एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है। चलो मैंने यहाँ पर इसको एक लगा दिया बेटा, यहाँ पर एक कन तो हमने यहाँ पर एडजस्ट करा है ना, एक कन को तो हम एडजस्ट कर ही सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर एक कन ऐसे एडजस्टमेंट रहता है, एक कन ऐसे एडजस्ट रहेगा यहाँ पर, हाँ सर। अब यहाँ पर इसी का क्या करते बेटा, मिरर इमेज हम बना देते हैं। ऐसे हमने क्या करा, मिरर इमेज बना दिया, ठीक, ऐसे हमने मिरर इमेज बना दिया। और ऐसे बेटा ये क्या हो जाएगा, ऐसे ये एडजस्टमेंट इसका चलते रहता है ना, ऐसे एडजस्टमेंट चलते रहा। आप बताओ बेटा कि इसमें सबसे बेस्ट पैकिंग कौन है, सबसे अच्छा संकुलन कौन है बेटा इसमें, बताओ। मतलब कि कम से कम स्थान किसमें बच रहा है, फिगर 1 में या फिगर 2 में, सबसे कम स्थान किसमें बच रहा है, फिगर 1 में या फिगर 2 में। आप कहोगे सर फिगर 2 में। तो इस प्रकार से व्यवस्थित करना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है कि इसके बीच में क्या हो, इसके बीच में कम से कम स्थान, कम से कम स्थान बचे। सीधी सी बात समझो, ज्यादा दिमाग मत लगाना आप, ठीक है। तो यही चीज आपका क्या कहलाता है बेटा, निबिड़ संकुलन कहलाता है। अब निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, क्रिस्टल में निबिड़ संकुलन के प्रकार यानी कि सीमित संकुलन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल में निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के हैं, तो क्रिस्टल में निबिड़ संकुलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक आयामी सीमित संकुलन, यानी कि 1D क्लोज पैकिंग। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर द्विआयामी सीमित संकुलन, जिसको कहते हैं 2D क्लोज पैकिंग। और तीसरा है मेरे लल्ला त्रिआयामी सीमित संकुलन, जिसको कहते हैं 3D क्लोज पैकिंग कह देते हैं, ठीक। अब यहां पर एक एक करके बात करेंगे कि एक आयामी क्या होता है, द्विआयामी क्या होता है, त्रिआयामी क्या होता है। देखो बेटा, यहां पर है एक आयामी सीमित संकुलन क्या होता है, ये देखो एक आयामी सीमित संकुलन क्या होता है। तो जब क्रिस्टल के अवयवी कण एक दूसरे से जुड़ते हुए एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होती है, तो उन चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उन चीज को कहते हैं एक आयामी सीमित संकुलन। जैसे देखो बेटा, अगर एक गोला आपका यहां पर ऐसे है, देखो एक गोला अगर यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे है, तो इसी प्रकार से दूसरा गोला भी देखो यहां पर ऐसे व्यवस्थित है, एक दूसरे से सटा हुआ बेटा दूसरा गोला भी इसी प्रकार से व्यवस्थित है, ऐसे देखो बेटा। तो इसको क्या कहते हैं, एक आयामी सीमित संकुलन कह देते हैं, यानी कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। सवाल यहां पर यह पूछा जाता है कि अच्छा एक आयामी सीमित संकुलन है तो उसकी समन्वय संख्या कितना होगा। तो देखो बेटा, समन्वय संख्या के लिए यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए एक बेसिक बात समझ लो कि एक गोला अन्य जितने गोले के टच में होता है, यानी कि स्पर्श करता है, यानी कि छूता है, उनको हम लोग कहते हैं समन्वय संख्या। तो आप बताओ बेटा कि इसमें एक गोला अन्य कितने गोले के संपर्क में है। जैसे अगर मैं इस गोले की बात करूं तो ये गोला अन्य कितने गोले के संपर्क में है, गुरुजी एक ये गोला एक ये गोला, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी बेटा, है ना, यानी कि 1D का समन्वय संख्या कितने होगा, है ना, समन्वय संख्या कितने होगा मेरे प्यारे, समन्वय समन्वय संख्या कितना होगा बेटा, समन्वय संख्या कितना होगा,
समन्वय संख्या कितना होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताइए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, याद रखिएगा। और एक चीज और, एक आयामी सीमित संकुलन से मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टल के किनारा का निर्माण होता है। किसका? तो क्रिस्टल का जो किनारा होता है ना, जैसे कि मान के चलो कि ये एक क्रिस्टल है, सपोज करते, हालांकि है नहीं, ये एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में जो इस किनारे का निर्माण कर रहा है बेटा, ये बाउंड्री, ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर का जो निर्माण कर रहा है, इस कॉर्नर को, तो उसी को कहते हैं बेटा कि ये जो क्रिस्टल होता है वो क्या करता है, वो मेरे प्यारे बच्चों किनारों का निर्माण करता है। किसका? वो किनारों का निर्माण करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसका निर्माण कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? वो किनारों का निर्माण करता है। ठीक है जी, वो क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? किनारों का निर्माण करता है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आता है 2D क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग। क्या होता है? 2D क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, आओ बेटा जी। अब है आपका यहाँ पर 2D क्लोज पैकिंग। क्या होता है? देखो, द्विआयामी सीमित संकुलन क्या है? देखो, द्विआयामी सीमित संकुलन क्या है? तो जब एक आयामी सीमित संकुलन यानी कि जो क्रिस्टल की पंक्ति होता है, उसको जब बार बार रिपीट किया जाता है, देखो वही बात लिखा होगा कि वह सीमित संकुलन जिसमें गोलों की पंक्तियों को एक दूसरे के, क्या है बेटा, दूसरे तीसरे आदि पंक्तियों को सन्निकट रखा जाता है, यानी कि जोड़ करके रखा जाता है, तो उसको कहते हैं द्विआयामी सीमित संकुलन। और द्विआयामी सीमित संकुलन कितने प्रकार के? 2 प्रकार का, एक वर्गीय सीमित संकुलन और एक षड्भुजीय सीमित संकुलन। अब सवाल है कि वर्गीय सीमित संकुलन क्या होता है, षड्भुजीय सीमित संकुलन क्या होता है? बस 2 मिनट टाइम दीजिए, फट से समझा दूंगा। देखो बेटा, यहां पर देखो, मान करके चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसे देखो, यहां पर देखना, ऐसे देखो मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर अगर हम बात करें कि हमारे पास में ये गोला है, ठीक है, ये गोला है मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे बताना कि ये गोला जो है मेरे प्यारे बच्चों, अन्य कितने गोले के संपर्क में है, जरा बताइए। अन्य कितने गोले के संपर्क में है, जरा बताओ बेटा। ये अन्य कितने गोलों के संपर्क में है? सर ये अन्य 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 कितने गोलों के? तो अन्य 4 गोलों के संपर्क में है। अन्य कितने गोलों के संपर्क में है? देख लो बेटा, अन्य 4 गोलों के संपर्क में है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, कितने गोलों के? तो अन्य 4 गोलों के संपर्क में है। अन्य 4 गोलों के संपर्क में है मेरे प्यारे बच्चों। कितने गोलों के? तो अन्य 4 गोलों के संपर्क में है। ठीक है, अन्य 4 गोलों के संपर्क में है मेरे प्यारे बच्चों, अन्य 4 गोलों के संपर्क में है। अगर आप इसे चारों गोलों को मिला दीजिएगा, ऐसे इन चारों गोलों को मिला दीजिएगा, तो बेटा ये किस प्रकार का फिगर बनता है, जरा बताना ये किस प्रकार का फिगर बनता है? सर ये बन जाता है स्क्वायर, यानी कि वर्ग बन जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन। क्या कहते हैं? इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसीलिए इसको कहते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन, या फिर वर्गीय सीमित संकुलन, या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या फिर SCP शॉर्ट में कहते हैं। अलग अलग नाम है बेटा, ऐसा। अच्छा, बता सकते हैं किसी में इसका समन्वय संख्या कितना होगा? अरे सर इसकी समन्वय संख्या तो 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 गोलों के टच में है, ये गोला अन्य 4 गोलों के टच में है, तो इसके लिए समन्वय संख्या 4 होगा। तो एक तो द्विआयामी सीमित संकुलन ये हो गया। दूसरा अच्छा, इसमें बेटा घनत्व क्या होगा? सर इसमें घनत्व कम रहता है। इसमें घनत्व क्या रहता है? कम रहता है। अब आइए बेटा, इसमें बताइए कि एक गोला अन्य कितने गोले के संपर्क में है, जरा बताइए। एक गोला, जैसे ये गोला है, ये गोला अन्य कितने गोलों के संपर्क में है मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताना। ये गोला अन्य कितने गोलों के संपर्क में है मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताओ। ये गोला अन्य कितने गोलों के संपर्क में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बताइएगा। ये गोला अन्य कितने गोले के संपर्क में है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइएगा। ये गोला अन्य कितने गोलों के संपर्क में है, जरा ये बताइए। सर ये गोला अन्य 6 गोलों के संपर्क में है। अन्य 6 गोलों के संपर्क में है सर, अन्य 6 गोलों के संपर्क में है। अन्य 6 गोलों के संपर्क में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अन्य 6 गोलों के संपर्क में है। जी गुरुदेव, अन्य 6 गोलों के संपर्क में, ऐसे 6 गोलों के संपर्क में है। अब अगर सबके केंद्र को मिलाइएगा, मान के चले बेटा आप सबके केंद्र को मिला रहे हो, है ना, ऐसे आप सबके केंद्र को मिला रहे हो बेटा, यहाँ पर ऐसे इसके केंद्र को मिलाए, फिर मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कर रहे हो, इसके केंद्र को मिला रहे हो, फिर आप यहाँ पर इसके केंद्र को मिला रहे हो, है ना, सबके केंद्र को मिला रहे हो आप, है ना। आप क्या कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, सबके केंद्र को मिला रहे हो। तो जब सबको केंद्र को मिलाए बेटा, तो यहाँ पर कितने भुजा वाला फिगर प्राप्त हुआ? देखिए तो कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6 भुजा है। तो इसलिए कहते हैं षड्भुजीय निबिड़ संकुलन, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इंग्लिश हिंदी में कहते हैं षड्भुजीय, क्या कहते हैं बेटा? षड्भुजीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, याद रखिएगा, षड्भुजीय निबिड़ संकुलन कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? षड्भुजीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहिएगा मेरे प्यारे बच्चों? षड्भुजीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। और इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम षड्भुजीय निबिड़ संकुलन तो हो गया, जी गुरुजी, षड्भुजीय निबिड़ संकुलन हो गया। अब जब ये षड्भुजीय निबिड़ संकुलन हो गया,
तो शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा, इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में क्या कहेंगे बेटा, इसको HCP कहेंगे, HCP। अब इसकी समन्वय संख्या क्या होगा बेटा, समन्वय संख्या 6, क्योंकि एक गोला अन्य 6 गोले के संपर्क में है। अच्छा, इसका घनत्व तो ज्यादा होगा कि कम होगा बेटा, घनत्व तो ज्यादा होगा या कम होगा? गुरुदेव घनत्व तो इसका अधिक होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो अधिक होगा। घनत्व तो क्या होगा, घनत्व तो अधिक हो जाएगा। अब समझ में आया कि एक आयामी सीमित संकुलन क्या होता है और द्विआयामी सीमित संकुलन क्या होता है। अब इसी का डिफिनीशन है, देख लो यहाँ पर इसी का डिफिनीशन लिखा हुआ बेटा, है ना, इसी का डिफिनीशन लिखा हुआ है, हमने समझा दिया। आप देखो बेटा, इसी का डिफिनीशन लिखा हुआ है, दोनों का डिफिनीशन यहाँ पर फिगर भी बनाया हुआ, देखो यहाँ पर वर्गीय सीमित संकुलन क्या है, देखो लिखा, सारी बात लिखा बेटा जिस तरह हम बताए हैं। वह क्रिस्टल जिसमें गोलों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज कतार एक दूसरे के संपर्क में हो उसे वर्गीय सीमित संकुलन कहते हैं। मतलब ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज कतार, देखो ये है मेरे प्यारे बच्चों आपका ऊर्ध्वाधर और ये है आपका इसका क्षैतिज कतार, ये एक दूसरे के संपर्क में हो, टच में हो, सब एक दूसरे से सटा हुआ है, देख लो बेटा सब एक दूसरे से सटा हुआ, इसी को कहते हैं SCP। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका SCP। अच्छा, इससे क्या होता है बेटा, इससे क्रिस्टल के संकुलन की क्रिस्टल की सतह का निर्माण होता है, इससे क्रिस्टल के सतह का निर्माण होता है। जैसे आप देख लो बेटा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका क्रिस्टल के सतह का निर्माण है, ये क्रिस्टल का एक सतह है, ये भी क्रिस्टल का एक सतह है। तो ऐसे क्रिस्टल के सतह का निर्माण होता है, क्रिस्टल के मेरे प्यारे बच्चों लेयर का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा क्या, तो क्रिस्टल के लेयर का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब है मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार से। अच्छा, एक चीज और देखो बेटा यहाँ पर, जैसे देखो बेटा जैसे मैंने फिगर बनाया था सेम वैसा ही है। घनत्व क्या होता है, देखो बेटा घनत्व कम होता है, समन्वय संख्या 4 होता है, हमने बताया है ना बेटा, समन्वय संख्या 4 होता है। और बेटा इसमें इसको हम लोग क्या कहते हैं, AA टाइप सीमित संकुलन कहते हैं, AA टाइप द्विविमीय सीमित संकुलन कहते हैं, द्विविमीय सीमित संकुलन। इसी प्रकार से देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि वह क्रिस्टल जिसमें गोलों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज कतार, वह क्रिस्टल जिसमें गोलों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज कतार एकांतर क्रम में गर्त को भरते हुए रहते हैं, तो उन्हें षड्भुजीय सीमित संकुल कहते हैं। जैसे देखो बेटा कि यहाँ पर इन दोनों के गर्त को ये भरा, फिर इन दोनों के गर्त को ये भरा, तो ऐसे सब क्या करे बेटा, एक दूसरे के गर्त को भर रहा है। और जब सबके केंद्र को मिला दिए मेरे प्यारे बच्चों, सबके केंद्र को हमने मिलाया, तो आप देख लो ऐसे 6 भुजा वाला एक फिगर प्राप्त हुआ, इसको हम लोग कहते हैं षड्भुजीय। अब देखो बेटा ये अगर लेयर A है तो ये लेयर पंक्ति B है, ये पंक्ति A है तो ये पंक्ति B है, इसलिए देखो बेटा इसका घनत्व अधिक होता है, समन्वय संख्या 6 होता है, संकुलन क्षमता 60% होता है, इसे AB टाइप सीमित संकुलन कह देते हैं। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। बुझाया, बोलो बुझाया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में पट से बोलो, क्या ये बातें आप लोगों को बुझा गया, जरा बताना है ना, क्या ये बातें बुझा गया मेरे प्यारे बच्चों, जरा बताना है ना। ठीक है जी गुरुजी। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे की तरफ कि आपके आगे की तरफ क्या है वो देखो। हो सकता है बेटा कि ये थोड़ा सा कलरफुल पीपीटी है, तो हो सकता है कोई कोई पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा होगा, तो आप क्या करना बेटा, जो मैंने बोला है उस बात को पकड़ो कि क्या क्या मैंने बोला, उस बात को पकड़ो बेटा, ठीक है। अब है आपका इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों त्रिआयामी सीमित संकुलन। त्रिआयामी सीमित संकुलन में क्या होता है बेटा कि जब एक परत के ऊपर दूसरे परत को, तीसरे परत, चौथे परत को रखते चले जाइएगा तो पूरे क्रिस्टल का निर्माण होगा, और इसी को कहते हैं त्रिआयामी सीमित संकुलन। जैसे यहां पर देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या है, यहां पर देखना मेरे प्यारे बच्चों, वह सीमित संकुलन जिसमें परत के ऊपर कई परत के रखता है प्यारे बच्चों, जिससे संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे त्रिआयामी सीमित संकुलन कहते हैं। अब देखो बेटा एक आयामी यानी कि 1D से क्या बनता है मेरे प्यारे, एक आयामी यानी कि 1D से क्या बनता है, 1D से किनारा का निर्माण होता है, किसका, किनारा का निर्माण होता है। 2D से किसका निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2D से परत का निर्माण होता है, किसका, परत का निर्माण होता है। 3D से किसका निर्माण होता है, 3D से मेरे लल्ला, 3D से मेरे लल्ला, किनारा हो गया परत हो गया, 3D से जो है ना, 3D से किनारा हो गया परत हो गया, ठीक है, किनारा हो गया परत हो गया। 3D से मेरे प्यारे बच्चों पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। ये वाला सवाल बेटा जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, किसमें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आगे लेकर के चलते बेटा कि ये त्रिआयामी क्रिस्टल को समझने से पहले बेटा आपको समझना पड़ेगा यहां पर कि क्रिस्टल में रिक्तियां क्या होते हैं। तो जब आप अवयवी कणों को व्यवस्थित करिएगा ना, तो क्रिस्टल में कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं, कुछ खाली जगह रह जाता है, और उसी खाली जगह को रिक्तियां कहा जाता है। जैसे देखो बेटा यहां पर क्या कहा गया है, क्रिस्टल में रिक्तियां, क्रिस्टल जालक में जब ठोस गोलों की एक परत के ऊपर दूसरी परत को रखा जाता है, तो इनके मध्य कुछ स्थान रह जाते हैं, कुछ खाली स्थान रह जाते हैं, जिसे अंतराकाश गर्त या रिक्ति कहते हैं, या तो रिक्ति कहते हैं, या अंतराकाश कहते हैं, या गर्त कह देते हैं। और ये रिक्ति कितने प्रकार के हैं, ये रिक्ति 2 प्रकार के, एक चतुष्फलक रिक्ति और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों अष्टफलक रिक्ति।
चतुष्फलक रिक्ति कितने गोलों से बनती है? तो चतुष्फलक रिक्ति मेरे प्यारे बच्चों 4 गोलों से बनती है, याद रखिएगा 4 गोलों से बनती है। और अष्टफलक रिक्ति कितने गोलों से बनती है? तो अष्टफलक रिक्ति मेरे प्यारे बच्चों 6 गोलों से बनती है। कितने से? 6 गोलों के स्पर्श से बनती है, 6 गोलों के स्पर्श से बनती है। और ये 4 गोलों के स्पर्श से बनती है मेरे प्यारे बच्चों। किससे बनती है? तो ये 4 गोलों के स्पर्श से बनती है। तो ऐसे ही 4 गोले और 6 गोलों के स्पर्श से ये बन जाती है ना। बनती कैसे बेटा? तो देखो 3 गोले, जैसे यहाँ पर ये 1 गोला, 2 गोला, तीसरा गोला, और इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों ये चौथा गोला रख दिया गया। तो यहाँ पर जो रिक्ति बनेगा ये चतुष्फलक रिक्ति है, इसको टी से सूचित करते हैं। यहाँ पर बेटा 6 गोला, जैसे देखो यहाँ पर ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। अब उल्टा कर देंगे बेटा, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 3। अब रिक्ति बनेगा, ये अष्टफलक रिक्ति होगा। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों ये अष्टफलक रिक्ति होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चतुष्फलक रिक्ति क्या है, अष्टफलक रिक्ति क्या है, या फिर चतुष्फलक रिक्ति जो होता है इसकी समन्वय संख्या क्या है और अष्टफलक रिक्ति की समन्वय संख्या क्या है, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अब हम 2 बात आपको बताने के लिए जा रहे हैं, जहां से ज्यादा कुछ तो क्वेश्चन नहीं पूछता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन समन्वय संख्या से रिलेटेड सवाल पूछता है। आपसे पूछता है बेटा कि क्रिस्ट त्रिआयामी सीमित संकुलन जो होता है इसको हम लोग 2 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक तो होता है कि आप परत के ऊपर परत रख दीजिए, है ना। जैसे यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या है, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर ये एक परत है ए, और दूसरा परत भी बेटा क्या है यहाँ पर ए, तीसरा परत इसके ठीक ऊपर ला करके रख दीजिएगा, वो भी ए होगा, चौथा परत रख दीजिए। मतलब ऐसा ही परत, जैसे एक ये परत हुआ, फिर ऐसा ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक परत, ऐसा देखो बेटा यार कैसे करो, एक परत ये हो गया, दूसरा परत, फिर यहाँ पर तीसरा परत, चौथा परत, पांचवा परत, छठा परत, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों परत के ऊपर परत रखते चले जाइए, परत के ऊपर परत रखते चले जाइए। तो उससे क्या होगा बेटा, एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण होगा और उसको कहते हैं त्रिआयामी सीमित संकुलन। इसके अलावा भी मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टल जो होता है ना आपके यहाँ पर त्रिआयामी में 2 प्रकार की व्यवस्था होती है ना। एक होती है HCP, इसको कालाक्षर भैंस बराबर याद रखिएगा बेटा, इसकी समन्वय संख्या होता है 12। और एक होता है CCP, इसकी भी समन्वय संख्या होता है 12। HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। और सीसी का पी का मतलब होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग होता है बेटा। क्या होता है? तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग होता है। इससे बेटा अभी तक के इतिहास में अगर देखा जाए तो इससे कितना सवाल पूछा है, तो यही समन्वय संख्या वाला सवाल पूछता है, और कोई सवाल इससे रिलेटेड करके बेटा नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इससे और भी कोई सवाल मेरे लल्ला नहीं पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक है मेरे लल्ला कि समन्वय संख्या क्या होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। नहीं, समन्वय संख्या क्या होता है यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है। देखो हमने क्या कहा, कभी कभी हम लोग कहते हैं रे हमारे साथ रहो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, यानी कि मेरे टच में रहो तुम्हारा तो लाइफ बना देंगे। ऐसा कभी कहते हैं कि नहीं कहते, बताओ। ऐसा कभी कहे हैं कि मेरे टच में रहो, हम तुम्हारा लाइफ बना देंगे। तो किसी भी क्रिस्टल में एक गोला अन्य जितने गोलों के संपर्क में रहता है, किसी भी क्रिस्टल में एक गोला अन्य जितने गोले के संपर्क में रहता है, उन चीज को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उन चीज को कहते हैं समन्वय संख्या, यानी कि उस चीज को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। अब कुछ बताओ बेटा, है ना, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग फटाफट, है ना। आप लोग इधर से मत देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, ठीक। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर बताइएगा लीनियर, यानी कि अगर कोई रैखिक है, जैसे कि 1D रैखिक होता है, एक आयामी निविड संकुलन रैखिक होता है, तो उसकी सीमित संकुलन ये समन्वय संख्या क्या होगा, है ना। लीनियर का मतलब होता है बेटा रैखिक होता है, तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगा। ट्रायंगुलर का मतलब होता है बेटा क्या, तो इसका होता है त्रिकोणीय, तो त्रिकोणीय का समन्वय संख्या क्या होगा? त्रिकोणीय, है ना, त्रिकोणीय होगा बेटा यहाँ पर, है ना, त्रिकोणीय होने वाला है, ऐसे त्रिकोणीय होगा। इसकी समन्वय संख्या क्या होगा? टेट्राहेड्रल का होता है बेटा चतुष्कोणीय, क्या होता है? चतुष्कोणीय होता है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी इसका चतुष्कोणीय, तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल का होता है बेटा अष्टफलकीय, क्या होता है? अष्टफलकीय होता है, तो इसका समन्वय संख्या क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका समन्वय संख्या क्या होने वाला है? और बीसीसी का मतलब बेटा बॉडी सेंटर, जिसको अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं, तो इसकी समन्वय संख्या कितना होगा? और अभी तुरंत बताया बेटा एफसीसी यानी कि सीसीपी, एफसीसी और एससीपी की समन्वय संख्या कितना होता है? तो ये 12 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, शॉर्ट में भी बेटा ये सवाल पूछता है, 2 मार्क्स में ये पूछता है कि समन्वय संख्या क्या है,
इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, याद रखिएगा। ये क्या है? ये है आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम लोग कह देते हैं समन्वय संख्या, यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्या है? ये है आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है? ये है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है? क्या है? तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैंने पहले ही बताया, लेकिन हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि किसी क्रिस्टल में एक गोले के स्पर्श में आने वाले सभी गोलों की जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं समन्वय संख्या, यानी कि उसको कह देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सीधी सी बात समझ लीजिए, उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि समन्वय संख्या कह देते हैं, ठीक है सर? इसके अलावा अब है बेटा कि किसी भी क्रिस्टल में जो गोला होता है उस गोले की त्रिज्या और किनारों में क्या संबंध होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल सी एक बात बताता हूं बेटा कि गोले की त्रिज्या और किनारों में क्या संबंध है। मान के चलो बेटा कि गोलों की त्रिज्या क्या है। तो गोलों की त्रिज्या जो है हम मान लेते हैं ऐसा कि गोलों की त्रिज्या मेरे प्यारे बच्चों r है, और जो आपके इकाई सेल की बेटा लंबाई है ना, इकाई सेल की किनारों की लंबाई है ना, किनारों की लंबाई क्या है? तो किनारों की लंबाई की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसकी बात करूं? किनारों की लंबाई की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? तो किनारों की लंबाई जो होगा वो आपका यहां पर क्या होगा बेटा? ए होने वाला है। क्या होगा? तो किनारों की लंबाई ए होने वाला है। जी सर, बिल्कुल सही बात है, किनारों की लंबाई ए हो गया। अब आपका यहां पर क्या होने वाला है, जरा देखना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर क्या होगा, अगर हम कहें कि इसके बीच में क्या संबंध है, तो देखो बेटा, अगर आपका SCC है, क्या है? अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर SCC है तो इसका त्रिज्या बराबर में फॉर्मूला क्या होता है? इसका त्रिज्या बराबर में फॉर्मूला होता है A/2। अगर आपका प्यारे बच्चों VCC है तो इसका त्रिज्या बराबर में फॉर्मूला क्या होता है? तो √3/4A होता है। और अगर आपके पास में FCC है तो इसका त्रिज्या बराबर में फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है A/2√2 होता है। क्या होता है लल्ला? तो A/2√2 होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? तो A/2√2 होता है, ठीक है? सही है। अब इसी प्रकार से हम आपको आगे की तरफ लेकर के चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों की। आगे क्या है जरा देखना, आगे है संकुलन क्षमता, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा पैकिंग इफिशियंसी कह देते हैं। क्या कहते हैं? पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होता है बेटा? जैसे कि आपने क्या देखा, इकाई सेल देखा, ठीक? तो इकाई सेल में क्या होता है देखना मेरे प्यारे बच्चों, इकाई सेल के कुल आयतन का जितना भाग गोलों द्वारा अधिकृत होता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। एक एग्जांपल के लिए हम आपको यहां पर समझाते हैं, जैसा जरा देखिएगा। मान के चलिए बेटा कि हमारे पास में यहां पर है ये इकाई सेल। सपोज करिए कि हमारे पास में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर है हमारे पास में मेरे प्यारे बच्चों इकाई सेल। ऐसे हो गया इकाई सेल, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों इकाई सेल। ऐसे यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इकाई सेल है यहाँ पर, ठीक है? क्या है? इकाई सेल। यहाँ पर क्या है मेरे लाला? इकाई सेल है, ठीक है? अब इकाई सेल में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखो, ये हो गया इकाई सेल, ठीक है सर? अब इस इकाई सेल में क्या है बेटा? ये सब गोले हैं। ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गोले हैं। ये सब क्या है सर? ये सब तो गोले हैं। ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गोले हैं। तो गोला जितना जगह लेता है उस जगह को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। गोला जितना भी आयतन घेरता है मेरे प्यारे बच्चों, गोला जितना भी आयतन घेरता है उस आयतन को हम लोग क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता। मतलब कि यहां पर इस गोले के द्वारा जितना भी आयतन छेका गया होगा उसको संकुलन क्षमता कहते हैं, उसको पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी। क्या कहेंगे बेटा इसको? इसको कहेंगे गुरुजी पैकिंग इफिशियंसी कहने वाले हैं। क्या कहिएगा? बोलिए फट से। इसको कहने वाले मेरे प्यारे बच्चों पैकिंग इफिशियंसी। ये हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पैकिंग इफिशियंसी होने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या होगा? तो पैकिंग इफिशियंसी होगा, जिसको हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? संकुलन क्षमता कहने वाले हैं। क्या कहेंगे? संकुलन क्षमता कहने वाले हैं लल्ला। क्या कहेंगे? संकुलन क्षमता कहने वाले हैं, ठीक है? क्या कहेंगे बेटा? संकुलन क्षमता कहने वाले हैं, ठीक है जी गुरुदेव। अब देखा बताते बेटा कि यहां पर अगर कोई SCC है तो इसकी संकुलन क्षमता कितना होगा बेटा? अप्रॉक्स 52% होगा। अगर कोई BCC है तो इसकी संकुलन क्षमता बेटा 68% होगा। अगर कोई FCC है तो इसकी संकुलन क्षमता मेरे प्यारे बच्चों 74% होगा, 74%।
खाली जगह की मात्रा कितना होगा बेटा, इसमें खाली जगह की मात्रा होगा 48%, इसमें खाली जगह की मात्रा होगा 32% और इसमें खाली जगह की मात्रा होगा बेटा 26%। एकदम याद कर लीजिए, यहां से भी आपको सवाल पक्का बेटा गारंटेड देखने के लिए मिलेगा, यहां से भी सवाल आपको गारंटेड देखने के लिए मिलेगा, गारंटेड देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां से भी जो सवाल है ये आपको गारंटेड देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम अगले पॉइंट पर लेकर के कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्रिस्टल दोष यानी कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, उस क्रिस्टल दोष के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में बातचीत करने हम लोग क्रिस्टल दोष के बारे में पढ़ने वाले थे। तो क्रिस्टल दोष में हम आपको बताया बेटा कि जब कोई भी क्या होता है क्रिस्टल है उसमें अवयविक है, जैसे कि Na+Cl- Na+Cl- है। अब क्या होता है कि कोई भी कण या तो यहां से निकल करके बाहर चला जाता है, या फिर बाहर से कोई कण आकर के इसमें आकर के फंस जाता है, या फिर इसमें ही से कोई कण निकल करके उसी क्रिस्टल जालक में फंस जाता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टल दोष कहते हैं। और क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल दोष जो होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये 4 प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के, बिंदु दोष, और क्या होता है बेटा रेखीय दोष, और ये होता है तलीय दोष। लेकिन हम आपको बता दें कि जो अपना बेटा हम लोगों को जो पढ़ना है ना, ये हम लोगों को पढ़ना बेटा हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, इन आवर सिलेबस बेटा, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में कोई भी टॉपिक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारा कोई भी टॉपिक नहीं है, याद रखिएगा। एक भी टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों इसमें नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। एक भी टॉपिक लल्ला नहीं है, मतलब ये दोनों का एक भी टॉपिक नहीं है, इसका टॉपिक है, इन दोनों का नहीं टॉपिक है, इसका टॉपिक है। अब सवाल है कि गुरुदेव बिंदु दोष क्या होता है, तो बिंदु दोष देखो बेटा क्या होता है, ये देखो कि इसमें क्या होता है कि जब कोई आपका क्रिस्टल है, जैसे आदर्श क्रिस्टल समझते हैं ना, क्रिस्टल याद है ना बेटा, क्रिस्टल जिसको आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। तो जब आदर्श क्रिस्टल में कोई भी कण क्या होता है बेटा कि अव्यवस्थित हो जाता है, तो अव्यवस्थित होने के कारण जो भी डिफेक्ट उत्पन्न होता है, जो भी दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को हम लोग बिंदु दोष कह देते हैं। यानी कि किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण अथवा अव्यवस्थित हो जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको बिंदु दोष कहते हैं। और एक बात जानते हैं बिंदु दोष कितने प्रकार के होता है, अरे बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कमेंट सेक्शन में बोलो यार, आप लोग बोलते नहीं हो, कमेंट सेक्शन में बोलना है कि मेरे प्यारे बच्चों की बिंदु दोष कितने प्रकार के हैं। तो बिंदु दोष जो है ये आपके रस समीकरण मिति दोष हुआ, और रस समीकरण मिति दोष हुआ, अशुद्धि दोष हुआ। यानी कि बिंदु दोष आपके 3 प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मिति और रस समीकरण मिति और अशुद्धि दोष होता है। अब सवाल ये है कि गुरुदेव रस समीकरण मिति दोष क्या होता है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, जस्ट 2 मिनट दीजिए, हम आपको सारा चीज क्लियर कर देते हैं। देखिए बेटा, है ना, अब देखो बेटा, हम आपको ये चैप्टर कितना बार पढ़ा है, 3 बार अभी तक पढ़ा चुके हैं बेटा, है ना। हम आपको सारा काउंट करके बताएंगे। अब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी तो थोड़ा सा फर्ज बनता है ना कि इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर वगैरह करे, है ना, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जो भी बच्चे आपसे कनेक्टेड है उन सभी बच्चों के पास इनको वीडियो को भेजिए और उनको कहिए कि इन वीडियो को पढ़े, इन वीडियो को देखें। इससे क्या होगा बेटा, बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत अधिक कंटेंट उनको मिल जाएगा, और इससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए भी नहीं। ये इनफ है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप ऐसे समझ लो, बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। और सुनना मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर बिंदु दोष तो 3 प्रकार के हो गया। सवाल ये है कि ये रस समीकरण मिति दोष क्या होता है। तो देखो बेटा, जब किसी भी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है लेकिन उसके आयन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे हम आपको समझाते हैं, देखिए ये रहा रस समीकरण मिति दोष। जैसे मान करके चलिए बेटा, हम एक एग्जांपल देते हैं, मुझे बताइए कि यहां पर हम मान लेते बेटा कि ये A+ है। जैसे ये देखो बेटा, ये A+ है, ये B- है ना, ये A+ है और ये B- है, ठीक। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये B- है, ये A+ है, ये B- है, ये A+ है। अब मुझे बताओ बेटा, अगर हम मान लेते कि ये एक क्रिस्टल है तो यहां पर बताओ A+ की संख्या कितना है। गुरुदेव A+ की संख्या जो है वो है आपका 2 2 4 है, और B- की संख्या क्या है, तो B- की संख्या 4 है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि मान के चलो कि यहां पर क्या हो गया कि अगर कोई B- निकल गया तो B- निकल गया तो यहां पर बेटा A+ भी निकल के चला जाएगा। तो अब देखो बेटा, इसका अनुपात कितना होगा, इसका 4/4 अनुपात कितना होगा, तो 4/4 अनुपात जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अनुपात कितना होने वाला है, इसका अनुपात 1:1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना, 1:1 होगा। लेकिन अगर हम बात करें बेटा यहां पर कि अब देखो, अब दोष उत्पन्न हो गया है, तो अब यहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर अगर हम बात करें ना तो क्या होगा। अब यहां पर अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपका क्या है, A+ की संख्या कितना है, A+ की संख्या 2 है, और B- की संख्या कितना है, तो B- की संख्या भी 2 है। इसका अनुपात निकालिएगा तो इसका भी अनुपात 1:1 ही निकलेगा। मतलब दोष उत्पन्न होने के बाद भी अगर क्रिस्टल के
घनत्व पर प्यारे सॉरी क्रिस्टल के आयन के अनुपात में कोई परिवर्तन, जैसे कि यहाँ पर भी 1:1, यहाँ भी 1:1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं बेटा रस समीकरण मिति दोष। और एक चीज याद रखिएगा, रस समीकरण मिति दोष 4 प्रकार के होते हैं: रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रेंकेल दोष, शॉटकी दोष। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। सवाल ये है कि गुरुदेव रिक्तिका दोष क्या होता है? तो आपके कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में से कोई अवयवी कण निकल करके गायब हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए ये है रिक्तिका दोष। जैसे ये बेटा क्रिस्टल था, अब यहां से देखिए बेटा, यहां से कोई अवयवी कण निकल करके गायब हो गया। देखो बेटा यहाँ खाली जगह है ना, तो यहां से जो अवयवी कण निकल करके गायब हो गया तो अंतराकाशीय स्थान में खाली जगह बच गया, और इसी को कहते हैं, तो इसी को कहते हैं बेटा रिक्तिका दोष। ये आपका रिक्तिका दोष है। यही है मेरे प्यारे बच्चों रिक्तिका दोष। इससे घनत्व में क्या होता है बेटा? घनत्व में कमी होता है, और ये नन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। गर्म करने पर, ये गर्म करिएगा तब ये दोष उत्पन्न होता है। इसमें अवयवी कण अनुपस्थित रहता है और घनत्व भी कम जाता है। अंतराकाशी दोष क्या होता है बेटा? तो इसी प्रकार के क्रिस्टल होते हैं अंतराकाशी दोष। अगर हम आपको समझाएं मेरे प्यारे बच्चों, अंतराकाशी दोष समझाएं तो देखो यहाँ पर, जैसे ये एक आदर्श क्रिस्टल है। देखो बेटा कोई दोष नहीं है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, एकदम प्योर क्रिस्टल है। लेकिन देखो बेटा इसमें बीच में एगो कण उपस्थित हो गया। देखो बेटा ये बीच में एगो कण आ गया, ये देखो बीच में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक कण आ गया। देखो ये वाला बीच में ये कण आ गया। तो बीच में जब कोई कण होता है ना बेटा, जब किसी क्रिस्टल में कोई अतिरिक्त कण आकर के फंस जाता है तो इसको कहते हैं अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो यही है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या? अंतराकाशी दोष है ना। परिभाषा भी देख लीजिए बेटा, क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थान की उपस्थिति अवयव के कण के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको अंतराकाशी दोष कह देते हैं हम लोग, है ना। बाद बाकी आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब है फ्रेंकेल दोष। यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर है आपके फ्रेंकेल दोष है, ध्यान देना। फ्रेंकेल दोष है मेरे प्यारे बच्चों। फ्रेंकेल दोष क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों फ्रेंकेल दोष की, तो क्या कहता है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में एक धनायन क्रिस्टल जालक में अपने मूल स्थान से निकलकर, बेटा ये मूल सीन नहीं, मूल स्थान है, मूल स्थान से निकलकर अंतराकाशीय स्थान में अस्थायित्व हो जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे फ्रेंकेल दोष कह देते हैं बेटा। क्या होता है? तो जो दोष, जैसे कि मान के चलो बेटा यहाँ पर क्या है ना, देखो यहाँ पर ये वाला देखो बेटा गोला जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये गोला वास्तव में यहाँ पर रहना चाहिए था, लेकिन ये अपना स्थान छोड़ करके क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आकर के फंस गया। तो इससे क्या होता है? घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी दोष को कहते हैं फ्रेंकेल दोष। ध्यान रखिएगा, घनत्व अप्रभावित रहता है बेटा। क्या रहता है? घनत्व जो है ये अप्रभावित रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या रहता है? तो घनत्व अप्रभावित रहता है मेरे बउआ जी। क्या रहता है? अप्रभावित रहता है मेरे लल्ला। क्या रहता है? घनत्व अप्रभावित रहता है, ऐसे। और इसी प्रकार से शॉर्टकी दोष होता है। शॉर्टकी दोष में देखो बेटा यहाँ से एक देखो जितना बेटा, देखो बेटा जैसे कि मान के चलो कि अगर ये Na+ है, ये देखो बेटा ये Na+ है, ये Cl- है, तो इसमें क्या होता है? समान मात्रा में धनायन या ऋणायन अपने मूल स्थान को छोड़ करके गायब हो जाता है, समान मात्रा में, इक्वल अमाउंट में। जैसे एक धनायन भागेगा तो एक ऋणायन भी भाग जाएगा, है ना। तो 2 धनायन भागेगा तो 2 ऋणायन भी भाग जाएगा। तो जब समान मात्रा में धनायन या ऋणायन अपने मूल स्थान को छोड़ करके लुप्त हो जाते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है उसको शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो ये आपके शॉर्टकी दोष है। डेफिनेशन देख लो बेटा, जब किसी आयनिक क्रिस्टल से समान मात्रा में धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है उसको शॉर्टकी दोष कहते हैं। ये आपका देख सकते हो बेटा। अब है मेरे प्यारे प्यारे बउआ जी की शॉर्टकी दोष के बाद आगे क्या है? आगे है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और समीकरण मिति दोष। और समीकरण मिति दोष में क्या होता है हम आपको अगर बताएं मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे देखो यहां से देखो बेटा कि आपके पास में एक क्या है? क्रिस्टल है। आप जब उसके अनुपात निकाले, जैसे A और B का अनुपात निकाले, जब वो एकदम प्योर क्रिस्टल था तो उसका अनुपात निकला, मान के चलो कि A और B का अनुपात निकला कितना? 1:1 निकला। और जब दोष उत्पन्न हो गया तो तब जब इसका अनुपात निकाले मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका अनुपात कुछ और निकल गया, जैसे 1:2 निकल जाए, 1:0.8 निकल जाए, कुछ भी बेटा 1.0.2 निकल जाए, कुछ भी ऐसा। तो इसके अनुपात में आ जाता है परिवर्तन, या फिर ऐसा आ जाए बेटा इसका अनुपात ऐसे आ जाए 8:7 आ जाए, ऐसा कुछ अनुपात आ जाए, ऐसा कुछ रेशियो आ जाए। तो जब इसके अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा तो इसको कहते हैं और समीकरण मिति दोष। और समीकरण मिति दोष 2 प्रकार के होता है। एक होता है धातु अधिकता दोष। देखो एक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर धातु अधिकता दोष, और एक होता है धातु अल्पता दोष, है ना। अब धातु अधिकता दोष क्या होता है? तो धातु की अगर अधिकता होती है, देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या है,
अगर यहां पर क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धनायन होने के कारण, जब क्रिस्टल जालक में धनायन बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा धनायन हो जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे धातु अधिकता दोष कहते हैं। मतलब मान करके चलो मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर A प्लस की संख्या कितना है सर, A प्लस की संख्या 8 है और B माइनस की संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों 7 है। अब देखो बेटा धातु आयन ज्यादा हो गया, ये 8 है ये 7 है, तो इसको कहते हैं धातु अधिकता दोष। और धातु अधिकता दोष बेटा दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। देखो यहाँ पर एक होता है ऋणायन रिक्ति के कारण। मतलब आप यहाँ पर देखो ना बेटा कि यहाँ पर A प्लस की संख्या कितना है, देख लो आप सर, A प्लस की संख्या यहाँ पर 8 है और B माइनस की संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो B माइनस की संख्या देखो यहाँ पर, यहाँ से बेटा एक B माइनस गायब है, तो यहाँ पर B माइनस की संख्या 7 है। तो देखो बेटा यहाँ पर धातु क्या हो गया, अधिक हो गया, धातु अधिक है। तो धातु अधिक है किसके कारण अधिक हो गया, तो ऋणायन जब अपना स्थान छोड़ के चला गया, तो ऋणायन जब रिक्ति हो गया तो उसके स्थान पर बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन आया, उसको क्या करने के लिए बेटा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर B माइनस छूटा हुआ है बेटा, यहाँ पर A प्लस B माइनस यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर ये B माइनस छूटा हुआ है, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर क्या बेटा, तब पर भी तो यहाँ पर क्या होगा, ये A प्लस 8 हो गया, B माइनस 7 हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर देखोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या पता चलेगा, यहाँ पर ये 7 है, मतलब इसकी मात्रा कम, यानी कि ऋणायन के हटने के कारण जो दोष हो गया बेटा, इसी को कहते हैं ऋणायन रिक्ति दोष कहते हैं। और एक और होता है बेटा यहाँ पर अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन। मतलब ऐसे होता है प्यारे बच्चों कि जैसे अगर डायग्राम हो नहीं है, यहाँ पर देखो बेटा कि इसी प्रकार का डायग्राम है, जैसे आपको पता है बेटा कि A प्लस 8 हो और B माइनस 8 हो, तो क्या होगा, अगर A प्लस की संख्या 8 हो और B माइनस की भी संख्या 8 हो, तब तो ये एक आदर्श क्रिस्टल है। क्या है बोलो, तब तो ये एक मेरे प्यारे बच्चों आदर्श क्रिस्टल है। यस और नो में जवाब दीजिए, तब तो ये क्या है, आदर्श क्रिस्टल है। लेकिन मान के चलिए कि धनायन कहीं से घूमते फिरते आ गया, तो धनायन जब आ जाएगा बेटा यहाँ पर, तो A प्लस की संख्या हो जाएगा 9 और B माइनस की संख्या हो जाएगा क्या बेटा 8 ही रहेगा, तो धनायन फिर बढ़ गया। तो इसी को कहते हैं क्या बेटा, धातु अधिकता दोष। अब क्या होगा कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा जब एक्स्ट्रा धनायन आएगा तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ जाएगा। क्या होगा, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, ऐसा है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा क्या होता है देखना मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा होता है धातु अल्पता दोष। अब ये धातु अल्पता दोष क्या होता है बेटा, कि जब धातु की कमी हो जाती है तो उस चीज को हम लोग कहते हैं धातु अल्पता दोष। जैसे क्रिस्टल जालक में धातु धनायन की कमी से जो दोष उत्पन्न होता है उसको धातु अल्पता दोष कहते हैं। और ये एक प्रकार से उत्पन्न होता है, जैसे यहां पर देखो बेटा, मान के चलते हैं कि कोई धातु धनायन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां से निकल गया, ठीक है, यहां से निकल गया बेटा, जैसे A प्लस यहां से निकल गया, तो ये बगल वाले में क्या करेगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये अपना भी आवेश क्या करेगा, बगल वाले को दे देगा और तब जाकर के ये निकल जाएगा बेटा। तो इससे क्या होगा, इससे धातु अल्पता दोष बनेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु अल्पता दोष कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, धातु अल्पता दोष कहते हैं, ये धातु अल्पता दोष है आपका। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, अशुद्धता दोष। तो किसी भी क्रिस्टल में अशुद्धियां मिला देने पर जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं अशुद्धता दोष। किसी भी क्रिस्टल में अशुद्धियां मिलाने पर जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अशुद्धता दोष। जैसे देखो यहां पर लिखा है कि किसी क्रिस्टल में बाह्य अशुद्धियां के उपस्थिति से उत्पन्न दोष अशुद्धता दोष कहलाता है। अच्छा एक बात और बेटा, अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, अशुद्धियां मिलाने की क्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं, यानी कि इम्प्यूरिटीज मिलाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इम्प्यूरिटीज मिलाने की प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कह देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, तो डोपिंग कह देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, तो डोपिंग कह देते हैं। अगला सवाल देखो, अब है मेरे प्यारे बच्चों कि विद्युतीय गुण के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, जरा बताइए। विद्युतीय गुण के कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा, है ना, बोलना है यार। आप लोग बोलते हो ये चुपचाप देखते हो एकदम से, अरे नहीं बोलो। विद्युतीय गुण के आधार पर कितने प्रकार के, तो विद्युतीय गुण के आधार पर जो है ये आपके होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 3 प्रकार के। एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक, एक होता है अर्धचालक, ऐसे अर्धचालक।
हम आपको बता दें बेटा कि सुचालक हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। कुचालक बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि सुचालक क्या है, कुचालक। लेकिन अर्धचालक से सवाल पूछा जाता है बेटा, अर्धचालक से सवाल पूछा जाता है ना। और अर्धचालक को जानते हैं बेटा, अर्धचालक कितने प्रकार के हैं ये पूछा जाएगा आपसे। तो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अर्धचालक 2 प्रकार के, एक होता है अंतर्निहित अर्धचालक और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों बाह्य निहित अर्धचालक। तो अंतर्निहित अर्धचालक क्या होता है बेटा, तो जो शुद्ध अर्धचालक होता है, शुद्ध एकदम प्योर, जिसमें किसी प्रकार का कोई अशुद्धियां नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं अंतर्निहित अर्धचालक। देखिए यहां पर लिखा है, शुद्ध अर्धचालक को हम लोग कहते हैं अंतर्निहित अर्धचालक। और कोई भी अर्धचालक मेरे प्यारे बच्चों 0 केल्विन पर कुचालक हो जाता है, याद रखिएगा 0 केल्विन पर कुचालक हो जाता है। और बाह्य निहित अर्धचालक क्या होता है बेटा, तो जब हम लोग क्या कहते हैं अंतर्निहित अर्धचालक में कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं, तो अर्धचालक क्या होता है बेटा, जो भी अर्धचालक प्राप्त होता है उसको बाह्य निहित अर्धचालक कहते हैं। और अपद्रव्य मिलाने की जो क्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। और बाह्य निहित अर्धचालक आपके 2 प्रकार के हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, ध्यान रखिएगा, तो जब आप वर्ग 14 के तत्वों में, जैसे कि वर्ग 4 के तत्वों में अगर आप 5a के तत्व मिला दीजिएगा तो ये आपके एन टाइप अर्धचालक बनाएगा। याद रखिए, सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और पी में क्या होता है बेटा कि जब 4a के तत्वों को आप 3a के तत्वों के साथ डोपिंग करवाइएगा, यानी कि मिक्स कर दीजिएगा, तो वो आपके एन टाइप अर्धचालक बनाएगा। तो ये है पी टाइप और एन टाइप बेटा। ये पी टाइप एन टाइप अच्छा से डायग्राम के साथ देखिएगा, क्योंकि ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने में, 5 मार्क्स में ये सवाल पूछा जाता है। पी टाइप और एन टाइप 5 नंबर में पूछा जाता है। अब है कि चुंबकीय गुण के आधार पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। चुंबकीय गुण के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के, तो चुंबकीय गुण के आधार पर प्यारे बच्चों ये 5 प्रकार के होते हैं। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय होता है। हम आपको बस 2 पॉइंट देते हैं बेटा, अच्छा से देख लीजिएगा, एग्जाम्पल आप सब देख लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर में यहां से सवाल पूछा जाता है। कौन कौन, तो एक बेटा आप देख लीजिएगा क्या, तो लौह चुंबकीय और एक देख लीजिएगा प्रतिलौह चुंबकीय, है ना। एक ये लौह चुंबकीय और एक ये प्रतिलौह चुंबकीय। ये 2 ऐसे चीज है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 ऐसे चीज है जो यहां पर क्या होता है, तो जो मेरे लल्ला यहां पर क्या होता है 5 नंबर में पूछा जाता है। अनुचुंबकीय क्या होता है, तो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होता है बेटा, आकर्षित होता है। और प्रतिचुंबकीय क्या होता है, जो बाह्य चुंबकीय के क्षेत्र की ओर प्रतिकर्षित, मतलब कि वहां से दूर भागता है। और लौह चुंबकीय क्या होता है बेटा, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होता है। और प्रतिलौह चुंबकीय क्या होता है बेटा, जिसमें बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संरेखित रहता है। और फेरी चुंबकीय में क्या होता है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो रहता है, विपरीत दिशा में भी संरेखित रहता है, लेकिन कुल परिणाम 0 नहीं होता है, उसको कहते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो ये है फेरी चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है आपके अक्रिस्टलीय क्या होता है। मैंने पहले ही बताया ना कि जब किसी भी ठोस के अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं होती है तो उसी को कह देते हैं अक्रिस्टलीय। वही है मेरे बच्चों, वह ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं हो उसे अक्रिस्टलीय कहा जाता है। इसे छद्म ठोस के भी नाम से जानते हैं। उदाहरण में बेटा, ये उदाहरण रट लीजिए, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन बेटा आपके यहां से, एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपके ऑब्जेक्टिव में। एक ऑब्जेक्टिव तो मेरे प्यारे प्यारे लाडलो यहां से फिक्स है, एक ऑब्जेक्टिव तो यहां से फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या है ना बेटा, यहां पर देखना कि बेरबेदार ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। तो पहले ये मुलायम होता है, फिर जाकर के ये द्रव में परिवर्तित होता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं बेटा, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, जिसके कारण मेरे प्यारे बच्चों इसको अतिशीतित द्रव कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं अतिशीतित द्रव कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसमें कोई दीर्घ, देखो बेटा इसमें कोई व्यवस्था नहीं होता है। जैसे ए है, बी है, तो बी के बाद ए होना चाहिए, फिर ए के बाद बी, लेकिन देखो 2 बार ए हो गया, तो इसमें कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होता है। तो ये था आपके पूरे कंप्लीट चैप्टर का एक छोटा सा वन शॉट, जिसमें लगभग सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। जहां से प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में सवाल बनने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आप अगर इतना चीज कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आप सोच करके देखिए बेटा कि 1 घंटे 30 मिनट में आपके पूरे के पूरे संपूर्ण चैप्टर को समाप्त कर दिया गया। कितना इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा, कितना महत्वपूर्ण ये चैप्टर्स होगा, जरा इसके बारे में सोचिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों जाते जाते यानी इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज जरूर पूछूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका
पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर क्या कर सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। कैसे फॉलो करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, या फिर क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए, जानकारी के लिए आप यहां हमको फॉलो कर सकते हैं। बाद बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज और बताना है कि आपको आज का ये सेशन केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का जो आपसे मैंने वादा करा था कि हम आपको रिकॉर्ड करके देंगे ताकि आपकी समस्या दूर हो सके, तो हम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दिए। अब आपको ये बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन को आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए काफी मेहनत करा है बेटा। मैं आपको ये तीसरा बार पढ़ाया, मैं बार बार कहता हूं, मैंने ऐप में पढ़ाया, वन शॉट पढ़ाया, फिर आपके लिए रिकॉर्ड करा है, और इतने कम समय में हर टॉपिक को बेटा हमने यहां पर क्या किया है, तो आपको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। बाद बाकी मिलते हैं आप सभी से फिर लाइव क्लासेस में। हमने अपना वादा पूरा किया, अब बारी है आपके वादा को पूरा करना। आप अपना वादा कैसे पूरा करेंगे? पहली नंबर, ये पूरे वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, और जिनका बैकलॉग है वो बैकलॉग खत्म कर पाएंगे। और तीसरा, जो बच्चे अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए बेटा, उनको आप ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनकी भी भलाई हो सके। ठीक है, तो ये आपको अपना वादा पूरा करना है। बाद बाकी मिलते हैं आप लोग से लाइव क्लास में। आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआ में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।